हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या होगा, दो जगह में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट कब रहेगा, किस कंडीशन पे रहेगा, और उससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम लोग और दो क्वेश्चन कर लेते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से कि टोटल वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस done by all forces equal to change in kinetic energy। all forces में ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, सारे फोर्स के द्वारा वर्क डन, यानी कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, सारे फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। कि काइनेटिक एनर्जी में कितना का चेंज हुआ, जितना का काइनेटिक एनर्जी में चेंज लेकर के आएंगे उतना ही हम उस बॉडी पे, उस ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हैं, चाहे वो जिस भी फोर्स के द्वारा वर्क हो। किसी फोर्स के द्वारा वर्क डन पॉजिटिव होगा, किसी के द्वारा नेगेटिव होगा। कोई फोर्स मोशन को अपोज करेगा, कोई फोर्स मोशन को सपोर्ट करेगा। तो सारे फोर्सेस को जो ऑर्डर निकालेंगे उसका समेशन जो होगा उसके बराबर होगा कि उस बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में कितने का चेंज हुआ। वो हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज जो हो नेगेटिव में हो, यानी नेगेटिव वर्क डन जो हो ज़्यादा हो जाए। हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो पॉजिटिव हो, यानी पॉजिटिव वर्क डन ज़्यादा हो जाए। हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ही ना हो, यानी टोटल जितना पॉजिटिव वर्क होगा उतना ही नेगेटिव वर्क हो। और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे आता है कि इनिशियल एनर्जी भी जीरो था काइनेटिक, फाइनल एनर्जी भी जीरो हुआ काइनेटिक, और दोनों का जब हम डिफरेंस निकाले, चेंज निकाले, तो वो भी जीरो आया। इसका मतलब टोटल वर्क डन भी ऑब्जेक्ट पे कितना हुआ? जीरो हुआ। यानी कुछ पॉजिटिव वर्क हुआ और कुछ नेगेटिव वर्क हुआ। इस पर हम लोग लास्ट लेक्चर में भी क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग का पूरा डिटेल से मैकेनिकल एनर्जी के बारे में चर्चा रहेगा। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इन दोनों क्वेश्चन को पॉज करके आराम से बना सकते हैं। और फिर देखिए मैं इसको सोल्व करके दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। देखो ये सरफेस है यहाँ पे, और इफ हाफ सरफेस इज स्मूथ, ये पूरे सरफेस में तो हाफ स्मूथ है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, एंड हाफ इज रफ, और हाफ क्या है? रफ है। ए फॉर इन फिगर। और आपको निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फिगर में क्या दिखा है? एक ब्लॉक है यहाँ पे एम मास, शायद इसको हम यहाँ से बस छोड़ दिए हैं, रिलीज कर दिए, इसलिए इनिशियल स्पीड क्या है? जीरो। और जब ब्लॉक एम जी साइन थीटा की वजह से, क्योंकि एम जी किधर लगेगा? इधर लगेगा, इधर इसका एक कंपोनेंट कितना आएगा? एम जी साइन थीटा, जो भी एंगल है यहाँ पे एम जी साइन थीटा की वजह से ब्लॉक इधर इंक्लाइन प्लेन पे गिरेगा, ऑब्वियसली गिरेगा। स्मूथ है तो आराम से गिर जाएगा, पूरा टोटल फोर्स एम जी साइन थीटा ही लगेगा। बट जो ही ये रफ सरफेस में आएगा तो एम जी साइन थीटा इसको इधर लगेगा, बट रफ सरफेस पे क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। उसकी वजह से, फ्रिक्शन फोर्स के अपोज करने की वजह से ये ब्लॉक का स्पीड धीरे धीरे कम होगा। कम होते होते यहाँ पे क्या हुआ? फाइनली फिर यहाँ पे क्या हुआ? फाइनल स्पीड भी क्या हुआ? जीरो हो गया। तो यहाँ भी इनिशियल स्पीड भी क्या है? जीरो, और फाइनल स्पीड भी क्या है? जीरो। इनिशियल एनर्जी भी क्या होगा? उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा? जीरो होगा। तो हम तुरंत देखो, जब हमको स्पीड दिख गया, कब लगाएंगे थर्मल एनर्जी थ्योरम? जब भी हमको स्पीड दिख गया, इनिशियल और फाइनल दिख गया, या पता करना हो, ठीक है, तो हम लगा सकते हैं आराम से क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम। हम बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब ब्लॉक यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, यहाँ से यहाँ पहुंचने में ब्लॉक पे एक फोर्स तो लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक फोर्स तो लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से वर्क डन होगा। और जब ब्लॉक फिर यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो इस दौरान क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। मतलब इस दौरान ग्रेविटेशन भी लगेगा और फ्रिक्शन भी लगेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा? ग्रेविटेशन लगेगा, ठीक है। तो अगर बोला कि हाफ डिस्टेंस, तो मैं काम करता हूँ, इसको भी, इस डिस्टेंस को भी मैं एस मान लेता हूँ, इसको भी मैं एस मान लेता हूँ, टोटल डिस्टेंस को मैं 2s मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं अगर बोलूँगा वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना होगा? देखो इस ब्लॉक पे एम जी फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। इसका दो कंपोनेंट होगा भाई, एक इधर होगा और एक इधर होगा। सर किधर कैसे कंपोनेंट निकालते? बार बार बता रहे हैं। इस लाइन में यहाँ पे, इस लाइन में यहाँ तक ड्रॉ करो तो ये क्या होगा? 90 डिग्री। ये कितना? 53 डिग्री। ये एंगल कितना होगा? 37, क्योंकि टोटल एंगल कितना 180 होता है। ये 37 हो जाएगा, तो इधर कितना होगा? 53 होगा। यानी जो एंगल यहाँ पे होगा वो एंगल यहाँ पे होगा, ठीक है ना। ऐसे तुरंत याद रखना, ये अगर थीटा यहाँ पे होगा तो यहाँ पे कितना होगा? थीटा होगा। इधर अगर थीटा होगा तो इधर वेक्टर कंपोनेंट हमको लेना आता है कि अगर इधर एम जी है, कोई भी फोर्स है, कोई वेक्टर है, तो इधर जिधर थीटा एंगल बनता है तो उसका क्या कंपोनेंट आता है? कोस थीटा वाला आता है, और उसके परपेंडिकुलर में क्या आता है? साइन थीटा वाला आता है। तो इधर क्या होगा? एम जी कोस थीटा। मैं जितना क्वेश्चन कर रहा हूँ सब में तो बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसको आप प्रैक्टिस कर लो अच्छे से जल्दी करने के लिए। और इधर क्या होगा आपका? एम जी साइन थीटा, साइन 53 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अच्छा, ये जो एम जी कोस थीटा है वो किसके बराबर होगा? इस प्लेन वाले नॉर्मल के बराबर होगा। इस इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल क्या होगा? इंक्लाइन प्लेन का नॉर्मल क्या होगा? इधर होगा कि नहीं होगा? नहीं, एम जी कोस थीटा जो होगा, एम जी कोस थीटा वो किसके बराबर? नॉर्मल के बराबर। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर इसलिए होगा कि नहीं ब्लॉक ऊपर गया, नहीं ब्लॉक नीचे आया, नहीं ब्लॉक अंदर धंस गया, ना ऊपर गया। इसका मतलब इधर एम जी कोस थीटा लग रहा है तो नॉर्मल भी किधर लगा रहा है? ऊपर की तरफ लगा रहा है। दोनों एक दूसरे के इक्वल है। नेट फोर्स क्या है? एम जी साइन थीटा, जिसकी वजह से गिर रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो वर्क डन पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? एम जी साइन थीटा। किधर लग रहा है भाई? इधर लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है? इधर ही हो रहा है। इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? यहाँ से यहाँ एस और यहाँ से यहाँ 2s, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, इंटू 2s। बाकी कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री क्यों? एम जी साइन थीटा जो फोर्स है ये भी इधर लगा और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हुआ, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा, इसलिए होगा। चलो ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? चलो एक बार लिख देता हूँ। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट लग रहा है?
एस के लिए लग रहा है, कितना सेकंड लग रहा है, ये एस के लिए लग रहा है, कितने लग रहा है, चलो अच्छा फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, जब ब्लॉक यहाँ पहुंचेगा, जब ब्लॉक यहाँ पहुंचेगा तो फिर ब्लॉक जाएगा इधर, अगर ब्लॉक इधर मूव करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स उधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो यहाँ पे क्या माइनस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल, फाइनल एनर्जी भी क्या होगा जीरो, इनिशियल भी क्या होगा जीरो। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो आप एम जी साइन थीटा इंटू 2s माइनस फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है, फ्रिक्शन फोर्स का होता है म्यू इंटू एन, क्या होता है म्यू इंटू एन, और एन म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल किसके बराबर है एम जी कोस थीटा के बराबर है। यानी आप बोल सकते हैं म्यू इंटू एम जी कोस थीटा इंटू एफ इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, तो हमको म्यू निकालना है, इसलिए दोनों को दो तरफ लेकर के चले आ रहे हैं। एम जी साइन थीटा इंटू 2s इज इक्वल टू म्यू एम जी कोस थीटा, ठीक है ना, इंटू एस, एस से एस खत्म हो जाएगा, एम जी से एम जी खत्म हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा म्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2 बचा हुआ रहा 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा, और साइन थीटा डिवाइडेड बाई तो सही है म्यू इंटू एम जी साइन थीटा इस बार उस पार रहेगा डिवाइड बाई कोस थीटा। साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है कि नहीं होता है, 2 इंटू टेन थीटा, और टेन थीटा कितना डिग्री है, हम लोग एंगल इसको थीटा बोल रहे थे ना, थीटा 53 डिग्री थीटा, ठीक है ना। 2 इंटू 1053, 1053 का वैल्यू 53 का वैल्यू क्या होता है, 1053 का मतलब ये इधर हो गया 4, इधर हो गया 3, ये हो गया 5 ना, हाँ यानी 4/3 यानी 8/3। कैलकुलेशन का मिस्टेक नहीं हुआ, आई थिंक नहीं हुआ होगा ना। एम जी साइन थीटा पूरे के लिए 2s माइनस एफ इंटू एस फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू कोस थीटा, म्यू इंटू एम जी कोस थीटा इंटू एस। ठीक है, इस पार लेके जाओगे म्यू निकालना है, म्यू निकालना है तो एम जी साइन थीटा, ठीक ठीक आपका आंसर आएगा म्यू का। तो इस तरह से आप देखो वर्क रिलेशन थ्योरम लगाया, आपने क्या बोले कि जो भी फोर्स लग रहा था उसका जो वर्डन होगा वो क्या होगा चेंज काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा, और जो अननोन होगा आपने निकाल लिया। इस तरह के अननोन कभी भी निकालना होगा, स्प्रिंग का स्प्रिंग फोर्स भी लगेगा, स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना होगा, उस समय भी आपको यही सोचना होगा कि क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमको पता है, अगर पता है तो आप तुरंत लगाओगे और तुरंत आपको अननोन निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं। ये देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, एक अच्छा क्वेश्चन देखो, हमने क्या देखा अच्छा क्वेश्चन, रिंग ऑफ मास 10 kg, एक रिंग है जिसका मास कितने का है, यहाँ पे इस एक रिंग है, रिंग का मास 10 kg है, 10 kg का एक रिंग है, कैन स्लाइड थ्रू अ वर्टिकल रड विथ फ्रिक्शन विदाउट फ्रिक्शन, यानी एक रिंग है और ये स्लाइड कर सकता है एक वर्टिकल रड पे जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। इट इज कनेक्टेड विथ स्प्रिंग ऑफ अ स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर, और उस रिंग को एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिए जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 100 न्यूटन पर मीटर। द रिलैक्स लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज 4 मीटर। अगर ये स्प्रिंग का रिलैक्स लेंथ मतलब जहाँ पे एक्सटेंशन ना हो, जहाँ पे कोई कंप्रेशन ना हो, स्प्रिंग का रिलैक्स लेंथ मतलब उसका एक्चुअल लेंथ, ठीक है, उसका नेचुरल पोजीशन वो कितने का है 4 मीटर का है। देखो यहाँ से यहाँ 4 मीटर है, मतलब स्प्रिंग यहाँ से यहाँ अगर रहेगा तो उसका रिलैक्स लेंथ होगा। ठीक है, अब इसको मैं अगर ऊपर लेकर के जाऊँगा या नीचे लेकर जाऊँगा तो उसका क्या होगा, उसका एक्सटेंशन होगा ना। देखो मैं इसके जैसे जैसे ऊपर लेके जाऊँगा, जैसे यहाँ पे उसका स्प्रिंग का रिलैक्स लेंथ है, अब मैं इसको जैसे जैसे ऊपर रहूँगा तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। द रिंग इज डिस्प्लेस्ड 3 मीटर एस फोन, अब इस रिंग को हमने डिस्प्लेस कर दिया यहाँ से 3 मीटर ऊपर, 3 मीटर ऊपर, ठीक है ना, दिख रहा है 3 मीटर। रिलैक्स लेंथ यहाँ पे था, यानी रिंग जो है, ये जो स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग का रिलैक्स लेंथ यहाँ पे था, और यहाँ पे मैंने एक रिंग को बांध दिया, उसके बाद इस रिंग को मैं ऊपर लेकर के जा रहा हूँ, किधर लेकर जा रहा हूँ ऊपर के लिए। जाहिर सी बात मैं रिंग को अगर ऊपर लेकर के जाऊँगा तो स्प्रिंग में क्या आएगा एक्सटेंशन आएगा। द रिंग इज डिस्प्लेस्ड 3 मीटर एस फोन, फाइंड आउट इट्स फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद क्या बोला, क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट कर दिया। अब यहाँ से रिंग को छोड़ दिया गया, यहाँ से रिंग को क्या किया छोड़ दिया गया। अगर यहाँ से रिंग को आप छोड़ दिया जाए 3 मीटर ऊपर से, तो जब वापस यहाँ पे गिरेगा तो इसका फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जब भी स्पीड के बारे में बात करें, फाइनल इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी की बात करें, ठीक है ना, और आपको कुछ उस ऑब्जेक्ट पे लगता हुआ फोर्स दिखाई दे, तो आप तुरंत सोचना वर्क रिलेटेड थ्योरम, यानी उस फोर्स जितने भी फोर्स लग रहे होंगे उन फोर्स के द्वारा जो वर्डन होगा वो क्या होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक आप फॉर्मुला लिखोगे तो वहाँ पे क्या आएगा, आपका स्पीड आएगा कि नहीं, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर आएगा कि नहीं, या तो आपको भी निकालना होगा तो यू निकालना होगा, तो एनर्जी निकालना होगा, जो भी निकालना होगा। इस तरह क्वेश्चन कभी भी दिखे हाइट निकालना होगा, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ कि आपको कैसे थ्योरम को सोचना है, कैसे लगाना है, जो क्वेश्चन को बहुत ईजी कर देता है। ठीक है, तो इस अगर रिंग को यहाँ पे देखोगे, जब ये रिंग को यहाँ पे आप छोड़ोगे, एक रिंग पे तो फोर्स लगेगा, एमजी फोर्स लगेगा, किधर लगेगा नीचे की तरफ लगेगा, और कोई फोर्स लगेगा और स्प्रिंग फोर्स लगेगा, क्योंकि स्प्रिंग ने आपने क्या किया एक्सटेंड। अच्छा बहुत बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात, अच्छा क्वेश्चन क्यों है यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन क्यों है मुझे बताओ आप जरा। मैं आपको जब मैं थ्योरीज बता रहा था तो वहाँ पे एक सेंटेंस बोला था, देखते कौन बच्चा ध्यान से सुनता है कि नहीं सुनता है। मुझे एक बात बताओ आप कि स्प्रिंग को एक्सटेंड करके रखे हैं पहले से भी हम, एक्सटेंड करने के बाद छोड़ रहे हैं ना, ऑलरेडी स्प्रिंग एक्सटेंडेड है ना, जहाँ से छोड़ रहे हैं हम वहाँ पे स्प्रिंग क्या एक्सटेंडेड है कि नहीं है,
और जब स्प्रिंग एक्सटेंडेड रहेगा या कंप्रेस्ड रहेगा तो स्प्रिंग के द्वारा जो वर्डन होगा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। मैं साफ साफ बताया था, वापस जाके लेक्चर देखना, वर्डन बाय स्प्रिंग फोर्स या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग फोर्स वाला लेक्चर देखना, लेक्चर नंबर 9 या 10 होगा, जो भी होगा देख लेना जा करके। वहाँ पे आपको बताया गया होगा कि स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्डन तो नेगेटिव होता है जब हम स्प्रिंग को एक्सटेंड करते हैं तब होता है, जब हम कंप्रेस करते हैं तब होता है। लेकिन पहले से अगर एक्सटेंडेड रहेगा, वहाँ पहले से अगर स्प्रिंग ऑलरेडी एक्सटेंडेड रहेगा, उसके बाद अगर स्प्रिंग अपने नेचुरल पोजीशन पे जाएगा तब स्प्रिंग फोर्स का वर्डन क्या होगा, उसका नेगेटिव प्लस पॉजिटिव हो जाएगा ना। मैंने एक्सटेंड करके छोड़ दिया, अब जो स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्डन हो रहा है किधर हो रहा है, जिधर स्प्रिंग फोर्स लग रहा था उधर ही डिस्प्लेसमेंट लग रहा है। मैंने स्प्रिंग को इधर खींचा, स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा था, तो जब मैं खींच रहा हूं तो स्प्रिंग फोर्स मैं खींच रहा हूं इधर, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है उधर, तो वर्डन जाहिर सी बात है क्या नेगेटिव आएगा 180 डिग्री। बट मैं स्प्रिंग को खींच के रखा, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, तो अब स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है, अंदर की तरफ जा भी रहा है, किधर स्प्रिंग अंदर की तरफ, यानी अपना नेचुरल पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो वर्डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। इंपॉर्टेंट बात है भाई, इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करके ध्यान रखना। अभी मैं स्प्रिंग को एक्सटेंड करके ऑलरेडी रखा हूं और मैं छोड़ रहा हूं, तो जो स्प्रिंग फोर्स जो इस पर लग रहा था उसके द्वारा वर्डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इंपॉर्टेंट बात यही बताने के लिए बस ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन लिखा गया और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का, क्या रखना है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन के अंदर लिखना ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, इन क्वेश्चन को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो स्प्रिंग में कितने का एक्सटेंशन हुआ था, नेचुरल पोजीशन का कितना था, 4 मीटर का था, रिलैक्स पोजीशन कितने का, 4 मीटर का था। आपने 3 मीटर ऊपर कर दिया, तो बताओ ये 3 है, अगर ये 4 है तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 5 होगा कि नहीं होगा। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो यहाँ पर कितना 5 आएगा। अच्छा ये 3 है, ये 4 है, तो कितना एंगल होगा, ये 37 डिग्री एंगल भी होगा, ठीक है, अगर आप एंगल की बात करोगे तो। चलो खैर कोई बात नहीं। तो बताओ स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितने का हुआ, उसका नेचुरल पोजीशन यहाँ पे आएगा कितना, 4 मीटर का, एक्सटेंड करके कितना हो गया, 5 मीटर का हो गया। कितना मीटर हो गया, 5 मीटर का, यानी एक्सटेंशन एक बराबर कितना का हुआ, 1 मीटर का। क्वेश्चन ही दिया वैसे आपको स्प्रिंग में एक्सटेंशन लिखोगे, स्प्रिंग द्वारा स्प्रिंग फोर्स का वर्डन हाफ के एक्स स्क्वायर, -12 तब लिखते हो जब आप स्प्रिंग को एक्सटेंड करते हो। अभी स्प्रिंग एक्सटेंड हुआ है ऑलरेडी, ठीक है ना, तो +12 के स्क्वायर लिखोगे, एक्स का जरूरत पड़ेगा ना, एक्सटेंशन कितने का हुआ, तो आप एक्सटेंशन कैसे पता करोगे, ये कितना है 4 मीटर, इधर कितना लगेगा 3 मीटर, यानी ये कितना हुआ 5 मीटर, यानी 4 मीटर का नेचुरल लेंथ था और अब 5 मीटर है, तो एक्सटेंशन कितने का हुआ 1 मीटर का हुआ। कितने का हुआ 1 मीटर। वर्डन बाई ऑल फोर्सेज बराबर चेंज इन काइनेटिक। सर ऑल फोर्सेज क्या लगेगा, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और कौन सा फोर्स लगेगा सर, स्प्रिंग फोर्स, और कोई भी फोर्स लगेगा भाई, कोई भी फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा सर, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा सर mgh। देखो तो जब ये नीचे आएगा तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे ही लगेगा, h भी नीचे ही होगा, जाएगा नीचे, फोर्स नीचे, सेम डायरेक्शन, पॉजिटिव वर्क, mgh। स्प्रिंग फोर्स का द्वारा वर्डन क्या होगा सर, -12 के स्क्वायर, नो नो नो, माइनस की +12 के स्क्वायर। क्यों सर, क्योंकि लिख दो यहाँ पे, लिख दो यार, क्योंकि स्प्रिंग ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, स्प्रिंग एक्सटेंडेड है या कंप्रेस्ड रहेगा, एक्सटेंडेड है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मैं तो समझाया अभी आपको ना, स्प्रिंग को मैंने एक्सटेंड करके छोड़ रहा हूँ, यानी जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही जा रहा है। एंगल कितना 0 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। तो आप फॉर्मूला को ड्राइव करके भी वापस से आ सकते हो, या ड्राइव ध्यान रखोगे इन चीज़ों का। भाई स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्क डन, सर मैंने स्प्रिंग को एक्सटेंड कर रहा हूँ तो स्प्रिंग फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन हो रहा है सर, क्योंकि एक्सटेंड इधर कर रहा हूँ, फोर्स इधर लग रहा है, कितना हो रहा है -12 के स्क्वायर। तो जब मैं एक्सटेंड करके छोड़ रहा हूँ तो स्प्रिंग फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन होगा, +12 के स्क्वायर, ठीक है। कितना होगा, +12 के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी का मतलब कितना हो गया, ½ mv का स्क्वायर माइनस इनिशियल कितना है, क्योंकि इनिशियल स्पीड क्या 0 है। अब जल्दी से हम लोग सोल्व कर देते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं, क्योंकि हमको क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है v निकालना है। मास कितना दिया हुआ है 10 kg, तो यहाँ पे कितना होगा 10 × 10 100, और h कितना है यहाँ पे 3 मीटर, क्या 300 प्लस ½ इंटू के का वैल्यू कितना है 100 है, और x का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ½ इंटू मास की जगह 10 इंटू v का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 50 होगा, 350 और ये 5, 350 बराबर 5 v का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 70 बराबर v का स्क्वायर, यानी v बराबर क्या होगा √70 मीटर पर सेकंड। √70 मीटर पर सेकंड का कैलकुलेशन कितना आएगा, लगभग अप्रोक्सीमेट 8 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो 8 पॉइंट समथिंग जो ऑप्शन में रहेगा उसमें आप टिक मार लोगे। खाली देखना कैलकुलेशन की गड़बड़ ना हो, ठीक है। कैलकुलेशन मास कितना 10 है, जी का वैल्यू 10 × 10 100 इंटू h 3 मीटर, ठीक है ना। ½ के स्क्वायर, ½ के का स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कितना है 100 था ना, 100 इंटू कितना 1 का हुआ है, एक्सटेंशन 1 का हुआ है, 4 से 5 हो गया है, ठीक है। और ½ mv स्क्वायर, ½ इंटू m कितना मास v का स्क्वायर, ठीक। 300 यहाँ पे 50 हो जाएगा, 350 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 स्क्वायर 70, ठीक है, √70 मीटर पर सेकंड, यानी 8 पॉइंट समथिंग मीटर पर सेकंड। तो ये आपका क्वेश्चन देखो कितना, आप स्प्रिंग को देखो, यहाँ पे गड़बड़ क्या हो सकता था, गड़बड़ मैं इस क्वेश्चन को कराने का मकसद ये था,
मकसद सिर्फ एक ही था कि आपको पहचान लेना चाहिए कि अगर स्प्रिंग एक्सटेंडेड है तो स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्डन पॉजिटिव होगा। क्या ये बात आपको बताया गया है कि नहीं गया है? क्या इस बात को आप ध्यान में रखते कि नहीं रखती हो? आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया जाएगा और आप गड़बड़ कर दोगे। अगर आप यहाँ माइनस कर दोगे, 300 से -50 कर दोगे, 250 आ जाएगा, 250 को 5 से डिवाइड दोगे, ठीक है ना, 250 को 50 के √50 यानी 7 पॉइंट समथिंग हो जाएगा और ऑप्शन में वो भी रहेगा आपका, और आप +4 के जगह आपको -5 हो जाएगा क्योंकि -1 मिलेगा, आप टिक मारोगे और 4 नंबर जाएगा आपका। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। छोटी छोटी बात तो नहीं है, इंपॉर्टेंट बात है। जब आप किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ती हो तो उसमें आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए। मैं एक ही बार शुरू से लेक्चर को बोल रहा हूँ, अगर आप मेरे लेक्चर को फॉलो कर रहे हो, अगर पढ़ रहे हो इससे, तो आपको अच्छे से इस बात का ख्याल होगा। क्या वर्डन बराबर क्या मैं बोल रहा हूँ, F.S, F cos थीटा, F cos थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स किधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, दोनों के बीच का एंगल देखो। अगर 0 डिग्री हो रहा है तो पॉजिटिव होगा, 180 हो रहा है तो नेगेटिव होगा, माइनस होगा। उसके अलावा क्या एंगल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बस जूनियर क्लास में भी सब बात बताया जाता है, बट बच्चा ध्यान नहीं रखता है, इससे कहीं कंफ्यूज होता है कि स्प्रिंग फोर्स का ऑर्डर में पॉजिटिव लिया या नेगेटिव लिया, कुछ भी हो रहा है यार, कुछ भी हो रहा है यार, कुछ भी हो रहा है। आप छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है। पोटेंशियल में चेंज कितना होता है, नेगेटिव टाइम्स ऑफ वर्डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है, नेगेटिव टाइम्स ऑफ वर्डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, ये सारा कुछ बताया गया है, सारा कुछ पिछला लेक्चर में पढ़ाया गया, तो इन बातों को आप ख्याल रखोगे। अब बारी है हम लोग का केस का पढ़ने का, मैकेनिकल एनर्जी को पढ़ने का है। तो आप जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए, टॉपिक नया डाल लीजिए, क्या, मैकेनिकल एनर्जी यानी समेशन ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे भी हम लोग एक थ्योरम पढ़ने वाले हैं। हम लोग का ये वर्क एनर्जी पावर का वर्क से लेके एनर्जी तक लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर होगा जो होगा पावर पर होगा, यानी एनर्जी का यहाँ पे टॉपिक सारा खत्म हो जाएगा। तो जल्दी से आप नया टॉपिक का हेडलाइन दीजिए, मैकेनिकल एनर्जी। तो आप लोग के सामने अब आ रहा है मैकेनिकल एनर्जी, और अब तक हम लोग का जो एनर्जी बना हुआ था और एनर्जी ही चल रहा था, हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा, हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा। अब दोनों को साथ में देखने वाले हैं, और यहाँ पे भी एक बहुत बेहतरीन सा थ्योरम पढ़ने वाले हैं। कुछ लोग का कमेंट में, पिछली बार का कमेंट में आया था कि सर कुछ वैसा क्वेश्चन करवाइए जहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ हो और वो सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाला टाइप का क्वेश्चन। बिल्कुल नेक्स्ट लेक्चर में वही आने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ लेंगे तब हम लोग वर्क थ्योरम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज़ करते हुए और बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। मैं आप लोग को पहले भी बता रहा हूँ कि ये अभी आप लोग का एक सीरीज चल रहा है कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्ट को मजबूत करने का। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए चैप्टर के एंड में बेहतरीन क्वेश्चंस आएगा। आप जिस भी लेवल का एग्जाम को तैयारी कर रहे हो आप उसको आराम से फॉलो कर सकते हो। नीट लेवल का तो वो नीट का प्लेलिस्ट में देखोगे, जेईई मेंस के प्लेलिस्ट में देखोगे, जेईई एडवांस के प्लेलिस्ट में देखोगे, लेकिन पहले थ्योरीज को आपको यहाँ से अच्छे से समझना होगा कि क्या चीज़ें होता है, क्या बेसिक फॉर्मूलाज होता है, उसके लिए ये पूरे अच्छे से समझना होगा। चलिए आते हैं मैकेनिकल एनर्जी पे। क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी? सर हमने अब तक जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का सम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। बड़ा सिंपल है ना। क्या, जो दोनों एनर्जी को पढ़े उन दोनों को जोड़ दो और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैकेनिकल एनर्जी। बात वहीं तक नहीं रहेगी, ठीक है। कोई मुझे बाहर डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए मुझे गेट को ओपन करना पड़ेगा। कहाँ जा रहे हो? हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे मैकेनिकल एनर्जी का। तो सबसे पहला लाइन आप लिखो, द समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। यानी टोटल एनर्जी अगर काइनेटिक और पोटेंशियल हो उन दोनों को जोड़ दें तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। बातें बहुत सारी होंगी, लेकिन मैं उन्हीं बातों पर फोकस करूंगा जिनसे आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो, जिनसे आपको क्वेश्चंस करने का आधार बन जाए, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी के बारे में क्या क्या बात किया जा सकता है? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि ये जो है मैकेनिकल एनर्जी, ये क्या है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का दोनों का समेशन है। अब भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में था तो काइनेटिक का फॉर्मूला क्या था, ½ mv², ठीक है ना। और पोटेंशियल क्या था, उसके ओरिएंटेशन की वजह से, उसके पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होता था उसको हम क्या बोलते थे, पोटेंशियल एनर्जी बोलते थे। क्या, जिसका चेंज किसके बराबर होता था, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव टाइम्स के बराबर होता था, ठीक है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आया था, mgh। mg फोर्स नीचे लगेगा, h हाइट डिस्प्लेस करोगे उसके अगेंस्ट में, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आया था, mgh आया था। स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कितना आया था, ½ आया था। यहीं पे पोटेंशियल एनर्जी खत्म नहीं होता है आपको। मैं इन पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में बोलते हैं। इसके अलावा भी पोटेंशियल एनर्जी होता है, कैपेसिटेंस के पास, कैपेसिटर के पास पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, इंडक्टर के पास पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है ना। अलग अलग फॉर्म में जो भी एनर्जी स्टोर होता है उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। फिलहाल जो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पढ़े हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कौन सा एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और मोशन की वजह से जो किसी ऑब्जेक्ट वाइज जो काइनेटिक एनर्जी होता है ½ mv²। मैं mgh और ½ mv² की बात करता हूँ। इन दोनों का समेशन को हम लोग क्या बोलने वाले हैं,
मैकेनिकल एनर्जी बोलने वाले हैं। आपको इधर उधर का पोटेंशियल एनर्जी में नहीं भटकना है, सबसे पहली बात ध्यान रखना है। सर कैपेसिटर के पास भी तो एनर्जी स्टोर होता था जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते थे। इंडक्टर के पास भी तो एनर्जी स्टोर हुआ करता है जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जो बच्चा 12th में नहीं पढ़े हो, आगे जाके पढ़ने वाले हो, तो उन एनर्जी के बारे में, उस पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे नहीं जोड़ना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का समेशन और काइनेटिक एनर्जी का समेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस काइनेटिक एनर्जी क्या बोलते हैं, उसको हम लोग टोटल एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। ध्यान रहेगा। सबसे पहली बात, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल में कौन सा पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अच्छा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो था वो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता था, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता था कि ऑब्जर्वर कौन है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, किसी यानी रिलेटिव क्वांटिटी था ना, किसी के रिस्पेक्ट में वही काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट का जीरो भी हो सकता है, किसी के रिस्पेक्ट में कुछ भी हो सकता है। वो देखने वाला कौन है, उसके रिस्पेक्ट में वो बॉडी जिसके बारे में बात करें वो मोशन में है कि नहीं है, ठीक है। और मोशन में तो उसके रिस्पेक्ट में उसका कितना स्पीड है, तो हाफ एम बी स्क्वायर की स्पीड पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, तो वो रिलेटिव क्वांटिटी था। और पोटेंशियल एनर्जी भी कैसा क्वांटिटी था, रिलेटिव क्वांटिटी था। क्या कि हम लोग ग्राउंड किसको मानते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको मानते हैं, कहाँ से हम लोग हाइट को मेजर करते हैं। अलग अलग हाइट से इसी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी इस हाइट से कुछ और होगा, और किसी और हाइट से इसी जगह में किसी और हाइट से कुछ और होगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी भी रिलेटिव क्वांटिटी है, काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, रिलेटिव क्वांटिटी है। इसका मतलब टोटल एनर्जी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो भी क्या होगा, रिलेटिव क्वांटिटी होगा। यानी इट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी सबसे पहला पॉइंट, मैकेनिकल एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। क्यों सर लिखोगे, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। ओके, अब नेक्स्ट पिन देखो, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी बराबर क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। सर अगर काइनेटिक जीरो हुआ तो क्या मैकेनिकल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर काइनेटिक जीरो हुआ और पोटेंशियल जीरो नहीं हुआ तो मैकेनिकल होगा, तब भी होगा ना। मान लो काइनेटिक जीरो है और पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है, तो टोटल एनर्जी कितने किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, यू के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसी तरह से मान लो अगर पोटेंशियल जीरो है और काइनेटिक जीरो नहीं है तो भी हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल एनर्जी कितना है, काइनेटिक के बराबर है। यानी कहने का मतलब ये हुआ सर, कहने का मतलब ये हुआ कि समेशन ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल को तो हम लोग टोटल एनर्जी बोलेंगे, मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि काइनेटिक हो या पोटेंशियल हो, कोई एक ही हो तो भी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे। सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट का जिस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, मतलब जहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वहीं पे अगर हो ऑब्जेक्ट और वो ऑब्जेक्ट मोशन में उस समय में उसका स्पीड है कुछ ना कुछ, तो उस समय उसके काइनेटिक होगा, जाहिर सी बात है पोटेंशियल नहीं होगा, तो जो उसका काइनेटिक होगा वो इसके किसके बराबर होगा, मैकेनिकल के बराबर होगा। इसी तरह कोई ऑब्जेक्ट किसी पोजीशन पे रेस्ट पे है तो इस पोजीशन पे इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा लेकिन इसके पास काइनेटिक नहीं होगा, तो जो इसका पोटेंशियल होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसका मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, 3 क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर काइनेटिक जीरो नहीं है, पोटेंशियल जीरो नहीं है, मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि काइनेटिक 20 जूल है, पोटेंशियल भी 20 जूल है, ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी जो है, जो मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या हो सकता है, जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्या बोल रहे हैं सर, अगर सर ये दोनों जीरो नहीं है तो क्या होगा, ये जीरो कैसे हो सकता है, नहीं देखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना हमेशा, काइनेटिक एनर्जी कभी भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। अगर रेस्ट पे होगा तो जीरो होगा, मोशन पे होगा तो पॉजिटिव होगा। हाफ एम बी स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, बट पोटेंशियल एनर्जी के बारे में याद है ना, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे काइनेटिक एनर्जी कितना है, 20 जूल है और पोटेंशियल कितना है, -20 जूल है, ये भी जीरो नहीं हुआ, ये भी जीरो नहीं हुआ, 20 है -20 है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन ये नेगेटिव में है, तो टोटल दोनों को जोड़ोगे क्या होगा, 20 + -20 जीरो के बराबर होगा कि नहीं होगा, जीरो। अच्छा, हो सकता है काइनेटिक 30 हो या -20 हो, तो 30 + -20 10 होगा, जीरो हो भी सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता है। तो हम ये नहीं बता सकते कि अगर काइनेटिक जीरो नहीं है और पोटेंशियल जीरो नहीं है तो टोटल जीरो नहीं होगा, हम गारंटी के साथ नहीं बता सकते। अगर दोनों जीरो नहीं है मतलब नॉन जीरो है, उसके बावजूद भी टोटल एनर्जी जीरो हो सकता है। कब, जब काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों इक्वल हो मैग्नीट्यूड में और साइन में अपोजिट हो। पॉसिबल है कि नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है सर। अगर काइनेटिक 50 जूल है और पोटेंशियल -50 जूल है तो टोटल कितना हो जाएगा, 50 और -50 जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इन छोटे छोटे बातों का ध्यान रखा जाए। सर टोटल एनर्जी जीरो का क्या मतलब है, टोटल जीरो कब हो सकता है, सर ये भी जीरो, ये भी जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो हो जाएगा, पहला बात। अगर काइनेटिक भी जीरो हुआ, पोटेंशियल भी जीरो हुआ, तो जीरो प्लस जीरो कितना होगा, जीरो होगा। ये भी तो हो सकता है कि ये भी जीरो ना हो, ये भी जीरो ना हो, तो भी ई क्या होगा, जीरो होगा। यही बात तो मैं बोल रहा हूँ। क्या, अगर मान लो काइनेटिक कितना है, 50 है, पोटेंशियल कितना है, -50 है, ये भी नॉन जीरो हो गया, ये भी नॉन जीरो हो गया, लेकिन दोनों को जोड़ोगे तो भी क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा। यानी टोटल एनर्जी जीरो दोनों केस में हो सकता है, या तो दोनों जीरो हो या तो दोनों नॉन जीरो हो। ऐसा टोटल एनर्जी कभी जीरो नहीं हो सकता है, एक जीरो हो एक नॉन जीरो, एक जीरो हो एक नॉन जीरो, टोटल कभी जीरो हो ही नहीं सकता है। या तो दोनों को जीरो होना पड़ेगा या दोनों को नॉन जीरो होकर के इक्वल होना पड़ेगा और अपोजिट इन साइन होना पड़ेगा, तो जाके टोटल एनर्जी क्या होगा, किसी का जीरो हो सकता है। मेरे ख्याल से एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक पॉइंट को क्योंकि सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। बिल्कुल सर, यही तो पढ़े हम लोग,
मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ठीक है, मैं अगर यू को इस पार लेके आऊँगा तो क्या बोलूँगा, ई माइनस यू इज इक्वल टू के। अब देखो क्योंकि के क्या है, अभी कनेक्टिविटी के बारे में अभी जस्ट हम पहले बोल रहे थे, या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव का कोई सवाल ही नहीं है। कनेक्टिविटी या तो जीरो होगा, अगर बॉडी रेस्ट पे होगा तो जीरो होगा, और मोशन पे होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो कनेक्टिविटी अगर पॉजिटिव हो गया, हमेशा जीरो या जीरो के बराबर जीरो या जीरो से बड़ा ही होगा, तो हम बोल सकते हैं टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, या तो उसका वैल्यू या तो जीरो के बराबर होगा या तो पॉजिटिव ही होगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपका डेफिनेशन ही बोल रहा है। ठीक है, यहाँ से बात ये समझ में आ रहा है, इस यू को उस पार अगर मैं लेकर जाऊँगा तो टोटल एनर्जी जो होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होगा, या तो वो यू के बराबर होगा या यू से बड़ा होगा, या तो यू के बराबर होगा यू से बराबर होगा। यू के कब बराबर होगा, जब के जीरो हो जाएगा। जब के जीरो हो जाएगा, के अगर जीरो हो गया तो यू के बराबर होगा, अदरवाइज टोटल एनर्जी हमेशा क्या होगा, यू से बड़ा ही होगा, यू से बड़ा ही होगा। अब कुछ भी वैल्यू लिख करके दे दो, यू का पॉजिटिव वैल्यू ले लो, यू का नेगेटिव वैल्यू ले लो, कुछ भी वैल्यू ले लो। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक कभी पॉजिटिव नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। काइनेटिक का वैल्यू या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा। मान लो ये +10 हो गया, ठीक है, और ये -20 हो गया। +10 और -20 कितना हो जाएगा, +10 और -20 -10 हो जाएगा। और ई का वैल्यू कितना आएगा, ई का वैल्यू कितना आएगा, टोटल का वैल्यू बोलोगे तुम सर -10 बोलोगे, क्या बोलोगे, -10। अब ई अगर -10 हुआ तो पी यू कितना था, -20 था, तो -10 बड़ा हुआ कि -20 बड़ा हुआ, तुम बोलोगे सर -10 बड़ा हुआ। तो क्या ये बात सही हुआ कि नहीं हुआ। यानी टोटल एनर्जी जो होगा वो हमेशा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी से बड़ा या उसके बराबर होगा। और जब तक ऐसा होगा तब तक हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट, वो कोई भी बॉडी जो किस में है, किसी ना किसी कंजर्वेटिव फील्ड में, किसी ना किसी कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल इन फील्ड, किसी ना किसी फील्ड के अंदर है, यानी किसी ना किसी फील्ड में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, जब तक इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, अगर टोटल एनर्जी पोटेंशियल से छोटा हो गया, किसी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी उसके टोटल एनर्जी से भी अगर ज़्यादा बड़ा आ गया, तो समझो कि वो ऑब्जेक्ट उस फील्ड में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। चाहे वो फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड हो, चाहे वो फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट उस फील्ड के दायरे से बाहर चले जाएगा, स्केप कर जाएगा। इसको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं। ग्रेविटेशन में हम लोग देखते हैं कि अगर कोई बॉडी स्केप करता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, उसके टोटल एनर्जी से भी ज़्यादा हो जाता है। अगर स्केप कर गया, समझो कि वो ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चला गया, उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर, इसका मतलब तब उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी था वो क्या हो गया था, उसके टोटल एनर्जी से भी ज़्यादा हो गया था। आप चीज़ों को लिंक कर सकते हो। ठीक है, अब बस ध्यान रखना, और जब मैं ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे वहाँ पे ध्यान रखोगे, इसके वेलोसिटी का जो आंसर आएगा, इसके एनर्जी के बाद जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा, उस बॉडी के बाद उस समय जो टोटल एनर्जी होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी से भी कम पड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव अगर हुआ तो काइनेटिक तो हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव में पॉजिटिव को जोड़ोगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो टोटल एनर्जी जो होगा, मैकेनिकल एनर्जी मस्ट बी पॉजिटिव, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये तो हमेशा पॉजिटिव है। और अगर ये पॉजिटिव हो गया तो समझो ये क्या आएगा, पॉजिटिव ही तो आएगा। इफ़ यू पॉजिटिव देन ई मस्ट बी पॉजिटिव। अगर यू नेगेटिव हुआ तो ई पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे सर, अब मान लो ये 20 है और ये मान लो -10 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, +10 आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये मान लो 20 है और ये -30 है, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, -10 आएगा, तो ई क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा अगर यू नेगेटिव है तो देन ई मे भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ध्यान रखना, ये सब देखो एसर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन देगा, स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन देगा, इसलिए मैं सारा बात ये सब दिखाया हूँ। ठीक, सब बात को एक एक बात को ध्यान से सुनो। अब अगर यू नेगेटिव हुआ तो ई पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, यहीं से आप बैठा कर देख सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि हमेशा पॉजिटिव होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा। तो इन बातों को समझने में आपको दिक्कत ही नहीं होगी। अब रही बात यू नेगेटिव। अगर यू नेगेटिव है तो इसका क्या मतलब है सर, क्या बात कर सकते हैं यहाँ पे, क्या बात कर सकते हैं। अगर यू नेगेटिव हुआ, यू नेगेटिव का वैल्यू मान लो -10 और क्या मान लो 20, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 20 और -10 +10 आएगा, कितना आएगा, ई पॉजिटिव आएगा। अब टोटल एनर्जी अगर पॉजिटिव हुआ तो हम बोलेंगे सिस्टम कैसा, अनबाउंडेड सिस्टम है। सिस्टम कैसा है, अनबाउंडेड है, बाउंडेड नहीं है, बाउंडेड नहीं है, फील्ड के दायरे से बाहर चला गया। ठीक है ना, जिसके आसपास वो था, जिस फील्ड से बंधा हुआ था, वो फील्ड के से बाहर चला गया। इसको हम लोग पढ़ते हैं कंट्रोल सिस्टम में, बाउंडेड सिस्टम, अनबाउंडेड सिस्टम। ठीक है, अब अगर यू नेगेटिव ही था और उसका जो मैग्नीट्यूड था वो क्या था, काइनेटिक से ज़्यादा था। फॉर एग्जांपल यू -20 है और काइनेटिक 10 है, तो -20 + 10 क्या होगा, -10 आएगा, और ई क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जब तक ई नेगेटिव आएगा तब तक बोलेंगे कोई सिस्टम बाउंडेड सिस्टम है। फॉर एग्जांपल अगर कोई सैटेलाइट मान लो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, उस सैटेलाइट के पास जो टोटल एनर्जी होगा तभी तक वो अर्थ के चारों तरफ घूमेगा जब तक उसके पास टोटल एनर्जी नेगेटिव रहेगा। क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तब तक वो कोई सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूमेगा। सिमिलरली कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो इलेक्ट्रॉन के पास जो टोटल एनर्जी आएगा, यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, दोनों का सम जो आएगा वो क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। और ये कब पॉसिबल है, जब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में हो और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, काइनेटिक से ज़्यादा हो।
तो टोटल क्या होगा, नेगेटिव होगा। और जब तक टोटल एनर्जी नेगेटिव होगा तो कोई सिस्टम बाउंडेड होगा, और जब टोटल एनर्जी पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, बाहर चला जाएगा। इसको मिसाल के तौर पे सोच सकते हो, ले सकते हो कि अगर आपके पास ज़्यादा रुपीज़ हो गया तो आप अनबाउंडेड हो जाओगे, आप फिसल जाओगे, आप भाग जाओगे। और आपके पास एनर्जी नेगेटिव में है, आपको चाहिए पैसा, ठीक है ना, आप किसी के अंडर में हैं, आपके पेरेंट्स के अंडर में हैं, तो आप पेरेंट्स के चारों तरफ घूमते रहोगे, ठीक है। तो यही बात हुआ, इन सारी बातों को अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा हम फास्ट बोल दिए, ठीक, कोई बात नहीं। लेकिन अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, जहाँ से हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, वो कौन सा टॉपिक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कहाँ कहाँ पे ये टोटल एनर्जी जो है ये कंजर्व रहेगा, मतलब जितना पहले था उतना बाद ही में रहेगा। वो कौन सा दो सिचुएशन पे रहेगा, किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, किस बात पर डिपेंड करेगा, क्या हर जगह रहेगा, क्या हमेशा रहेगा, या फिर किसी खास कंडीशन के लिए वैलिड होगा। इसके बाद, इसको पढ़ने के बाद हम किस किस तरह का क्वेश्चन को सोच सकते, कर सकते हैं, कैसा कैसा डिज़ाइन क्वेश्चन में रहेगा, तो जहाँ पे इसको यूज करके हम क्वेश्चन बहुत जल्दी से कर सकते हैं। इन बातों को आगे ही पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक अच्छे से नोट डाउन कर लो इन पॉइंट्स को, ठीक है। इसका स्नैपशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो हम लोग देखने वाले नेक्स्ट कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। टॉपिक लिखो COME, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी ये जो मैकेनिकल एनर्जी था E बराबर K प्लस U जो था, मैकेनिकल एनर्जी बराबर जो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल था, ये कब तक कंजर्व रहेगा, कब तक ये कांस्टेंट रहेगा। तो उसके लिए कंडीशन है ओनली कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। मतलब आप एक लाइन जल्दी से लिख लो, क्या, टोटल एनर्जी या टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ सिस्टम विल बी कंजर्व्ड, विल बी कांस्टेंट इन अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। कंडीशन क्या है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स फील्ड हो, कंजर्वेटिव फोर्स हो। मतलब जिन फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट पे वर्डन हो रहा है, या उस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे के सारे फोर्सेस कैसा हो, कंजर्वेटिव फोर्स हो। या ऐसे भी उसको लिख सकते हो कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वैलिड until there is no work done by non-constitutive force, by external force, इन फोर्स के द्वारा कोई भी वर्क डन ना हो। यानी जब तभी एप्लीकेबल होगा जब सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा वर्क डन होगा, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन होगा। लिख लो, ये थ्योरम, ये कॉन्सेप्ट तभी यूज कर पाएंगे जब जहाँ सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड हो, ना ही नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड हो, ना ही एक्सटर्नल फोर्स फील्ड हो। यानी इनके द्वारा कोई वर्क डन नहीं होना चाहिए, यानी फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्क डन नहीं होना चाहिए। क्यों, फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। कोई एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स के द्वारा वर्क डन होना चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स में कौन कौन आता है सर, गर्सन फोर्स आता है, कोलम्बिक फोर्स आता है, जो हम लोग अभी देख रहे हो मैक्सिमम, स्प्रिंग फोर्स आता है। इन फोर्स के द्वारा अगर वर्क डन हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन हो रहा है। और कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जब तक वर्क डन होगा तब तक टोटल एनर्जी क्या रहने वाला है, कंजर्व रहने वाला है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। देखना चाहते हो कहाँ से, वर्क एनर्जी थ्योरम। सर आप बहुत अच्छे से पढ़े सर, बहुत सारा क्वेश्चन किए, आगे भी करने वाले हैं। तो क्या बोलता था वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी किसी ऑब्जेक्ट पे जितने सारे फोर्स लग रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स, जितने सारे फोर्स लग रहे हैं, सबके द्वारा जो वर्क डन होगा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में उस ऑब्जेक्ट का जितना चेंज होगा उसी के बराबर होगा। ये ऑलरेडी हम लोग सीख चुके, पढ़ चुके। तो इसी को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में, तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन, नॉन कंजर्वेटिव के द्वारा वर्क डन, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन, इंटरनल फोर्स के द्वारा वर्क डन। सब जनरली इंटरनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। अगर इंटरनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया तो उसके द्वारा भी वर्क डन नहीं होना चाहिए। कंडीशन क्या बोल रहा है, सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा वर्क डन होना चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बट इस कंडीशन के हिसाब से, इसके कंडीशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन 0 होना चाहिए, एक्सटर्नल का वर्क डन 0 होना चाहिए, इंटरनल में अगर नॉन कंजर्वेटिव है तो इसके द्वारा वर्क डन 0 होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये कंडीशन लगाना है कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तभी वैलिड होगा जब सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड वहाँ पे होगा, बाकी सारा फोर्स फील्ड, बाकी सारे फोर्सेस के वर्क डन नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है ना। ये कंडीशन हुआ आपका, ठीक। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होगा क्या होता है, नेगेटिव टाइम्स ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। यानी मैं लिख सकता हूँ माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा के ई। ध्यान रखें। और सिर्फ कौन सा है, वर्क डन एक्सटर्नल क्या है, 0 है, वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव क्या है, 0 है, इंटरनल में कोई अगर नॉन कंजर्वेटिव है तो उसके वजह से वर्क डन क्या है, 0 है। तो मैं अगर इसको उस पार लेके चले आऊँगा तो क्या बोलूँगा, डेल्टा के ई प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। यही आपका है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी।
ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज होगा और पोटेंशियल में जितना चेंज होगा उस सिस्टम का, उस ऑब्जेक्ट का, वो हमेशा किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। जितना, ध्यान से सुनना, किसी ऑब्जेक्ट पर अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस सिर्फ लग रहे हैं, उनके द्वारा अगर वर्णन हो रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज आएगा और जितना पोटेंशियल एनर्जी में जितना चेंज आएगा, जितना चेंज आएगा उसका सम हमेशा किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। इसका मतलब सर, एक में चेंज अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरे में नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी ऐसा पॉसिबल है कि दोनों का समेशन कब जीरो हो सकता है, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो और दोनों इक्वल हो। यानी काइनेटिक एनर्जी में अगर इंक्रीमेंट होगा तो पोटेंशियल में डिक्रीमेंट होगा, बस समझा। या अगर काइनेटिक में डिक्रीमेंट होगा तो पोटेंशियल में इंक्रीमेंट होगा, और उतना ही से होगा, तभी जाकर के बात वैलिड होगा। और ये तब तक ही होगा जब तक सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट पे कौन सा फोर्स लगे, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड लगे। फॉर एग्जांपल, इस मार्ग को मैं नीचे, अभी देखो यहाँ पे है, इसके पास कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे जैसे ये नीचे आएगा, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट, इसको मैं छोड़ दूँ यहाँ से, जैसे जैसे नीचे आएगा तो इसका देखो नीचे आने के प्रोसेस में इसका हाइट कम होगा। और मैं जहाँ से भी इसका पोटेंशियल एनर्जी को मेजर कर रहा था, उस केस में उनका हाइट कम होगा। हाइट कम होने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है, mgh कम हो रहा है। तो इसका जितना भी मान लो 100 जूल का पोटेंशियल एनर्जी था, मान लो रुका हुआ है तो काइनेटिक जीरो है। और जब ये नीचे आ रहा है तो इसको कुछ ना कुछ मोशन में होगा, कुछ ना कुछ स्पीड में होगा। जब नीचे आएगा तो उसका कुछ ना कुछ काइनेटिक होगा, बट काइनेटिक तो होगा लेकिन साथ साथ में क्या होगा, पोटेंशियल घट जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे भी अगर आया तो यहाँ पे देखा गया कि मान लो पोटेंशियल कितना 70 है और यहाँ पे काइनेटिक उसका कैलकुलेट किया गया तो पता चला कि काइनेटिक कितना 30 है। तो यहाँ पे भी 100 + 30 कितना है, सॉरी 70 + 30 कितना है, 100 के बराबर। और यहाँ भी कितने के बराबर था, 100 के बराबर था। यानी टोटल एनर्जी को देखो, काइनेटिक और पोटेंशियल, इस ऑब्जेक्ट का काइनेटिक को देखो और पोटेंशियल को देखो, तब भी 100 था, अब भी 100 है, ठीक है ना। लेकिन हुआ क्या, जैसे ये नीचे आया तो उसका पोटेंशियल एनर्जी घट गया। कितना से घट गया, 30 से घट गया, यानी 100 से 70 आ गया। लेकिन बट काइनेटिक पहले जीरो था और काइनेटिक यहाँ से क्या हुआ, 0 से 30 हो गया और काइनेटिक 30 से बढ़ गया। यानी ये ऑब्जेक्ट जब नीचे आएगा तो क्योंकि स्पीड बढ़ेगा, नीचे जाने में स्पीड क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लगता है। एक्सेलरेशन लगने की वजह से क्या होता है, इसका स्पीड बढ़ता है, वेलोसिटी बढ़ता है। इस वजह से इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। नीचे जाएगा तो काइनेटिक बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा। यानी एक घट रहा है तो एक बढ़ रहा है, और जितना से पोटेंशियल घटेगा उतने से काइनेटिक बढ़ेगा। इसी तरह से इसको मैं अगर ऊपर फेंकूँ, इसको मैं अगर ऊपर फेंकूंगा तो इसका वेलोसिटी घटेगा, ऊपर जाता है तो वेलोसिटी घटता है, कम होता है, तो काइनेटिक कम होता जाएगा। बट ऊपर जाएगा तो क्या होगा, हाइट बढ़ेगा तो पोटेंशियल इसका बढ़ता जाएगा। यानी काइनेटिक कम हो रहा है तो पोटेंशियल बढ़ रहा है। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो उतना ही सही काइनेटिक बढ़ेगा, कम होगा जितना से पोटेंशियल बढ़ेगा। यानी दोनों में जो चेंज होगा उन दोनों का चेंज का समेशन क्या होगा, जीरो होगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मतलब इस जगह में जितना उसके पास टोटल एनर्जी था, इस जगह में भी उतना ही है, इस जगह में भी उतना ही है, इस जगह में उतना ही है। इवन जिस रेफरेंस से देख रहे हो उस रेफरेंस पे आके टोटल काइनेटिक हो जाएगा और रेफरेंस पे आके कोई हाइट जीरो होगा तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, बट स्पीड तो जीरो होगा नहीं। हाफ mv² सबसे तेजी से गिरने वाला है यहाँ पे, इस समय उसका काइनेटिक भी कितना होगा, 100 होगा। यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100। बट जब नीचे आ रहा है तो काइनेटिक बढ़ रहा है, पोटेंशियल घट रहा है। ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 100 हर जगह 100 ही होगा, पर जब ऊपर जाएगा तो काइनेटिक घटेगा और पोटेंशियल बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। हर जगह टोटल एनर्जी क्या रहेगा, 100 ही रहने वाला है। यानी हर जगह टोटल एनर्जी क्या रहने वाला है, कंजर्व रहने वाला है। बट तब तक रह रहा है जब तक स्पेसिफिक फोर्स कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। कौन सा लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। अगर इस ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा, एयर रेजिस्टेंस की वजह से लगेगा, ठीक है ना, तब हम ये थ्योरम नहीं लगा सकते हैं, हमारा आंसर नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता कि आंसर आ जाए, ठीक है। कंडीशन पे वर्क इन थ्योरम, नो कंडीशन, वर्डन बाय ऑल फोर्सेस, बट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन कंडीशन। तो इसको अगर और आगे बढ़ा के देखोगे, थोड़ा सा देखोगे तो डेल्टा की का मतलब फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी प्लस डेल्टा यू का मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। अब मैं इनिशियल वाला को एक तरफ रखूँ, फाइनल वाला को एक तरफ लूँ, इसको उस पार रखूँ तो प्लस हो जाएगा। यानी यू आई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी इन दोनों का देखो, यहाँ इनिशियल मतलब किसी ऑब्जेक्ट का शुरुआत में जो काइनेटिक और पोटेंशियल था, काइनेटिक और पोटेंशियल हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल एनर्जी बोलते हैं। शुरुआत में जो टोटल एनर्जी था इनिशियल में, वही क्या हुआ, फाइनल हुआ। इसी को बोलेंगे हम लोग कांस्टेंट रहा, कंजर्व रहा। जो शुरुआत में जो टोटल एनर्जी था वही क्या हुआ, बाद में भी आया कि नहीं आया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, COME। ऐसे बोलो या ऐसे बोलो, देखने का नजरिया। यहाँ तो ऐसे भी बोल सकते हो, डेल्टा के इज इक्वल टू, उस पर जाएगा तो माइनस टाइम्स ऑफ ये वाला बात मैं यहाँ पे वापस से लिख रहा हूँ, माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा यू। काइनेटिक में चेंज अगर पॉजिटिव हो रहा है, देखो पॉजिटिव हो रहा है, तो पोटेंशियल में चेंज नेगेटिव हो रहा है। चेंज पॉजिटिव का मतलब इंक्रीमेंट, चेंज नेगेटिव का मतलब डिक्रीमेंट। या इसको इस पार लिखो तो माइनस के बराबर डेल्टा यू। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है। यानी हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक में जितना सा इंक्रीमेंट होगा, पोटेंशियल में उतना ही सा डिक्रीमेंट होगा। इक्वल है कि नहीं है, ये चेंज इक्वल है ना। यानी काइनेटिक में जितना इंक्रीमेंट होगा, पोटेंशियल में उतना ही डिक्रीमेंट होगा, या काइनेटिक में जितना डिक्रीमेंट होगा, पोटेंशियल में उतना ही क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं हम लोग, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। एक ही बात है।
लॉस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो लॉस बोल रहा हूँ। गेन मतलब क्यों पॉजिटिव, उल्टा भी बोल सकते हैं। लॉस इन काइनेटिक बराबर गेन इन पोटेंशियल, ये सब बात बोल सकते हैं और आराम से हम लोग क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है ना। बहुत जल्दी क्वेश्चन को कर लेंगे। यहाँ पे भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन को हम लोग एक साथ करेंगे, जो एक बच्चा पिछले वीडियो में कमेंट सेक्शन में मांगा था वीडियो, ठीक है, क्वेश्चन मांगा था। तो सारा कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करके बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। लेकिन एक बात का हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सब हम तभी लगा पाएंगे, ये सब बात हम तभी कर पाएंगे जब तक क्या रहेगा, फोर्थ क्या रहेगा, कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा। फोर्थ कैसा रहेगा, कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा। फोर्थ अगर गलती से भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वहाँ पे है तो समझो कि वहाँ पे हम ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ तक हर बातों को मेरे साथ अच्छे से सुने और इनको नोट डाउन करो। अब आगे क्वेश्चन का सेक्शन आएगा, ध्यान रखना इनिशियल टोटल एनर्जी बराबर फाइनल टोटल एनर्जी लगाएंगे, लेकिन तब तक लगाएंगे जब तक क्या रहेगा, रिफ्लेक्टिव कंजर्वेटिव फोर्स लगाएगा। इनिशियल टोटल एनर्जी में क्या आएगा, इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल बराबर फाइनल टोटल का मतलब फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। इनिशियल फाइनल का मतलब क्या होता है, दो सिचुएशन, किसी भी दो सिचुएशन में यहाँ और यहाँ की बात करूंगा तो मुझे यहाँ पे जो टोटल होगा यहाँ पे भी टोटल होगा सेम रहने वाला है। यहाँ का काइनेटिक और यहाँ का पोटेंशियल वही होगा जो यहाँ का काइनेटिक और यहाँ का पोटेंशियल होने वाला है। अब इन दो जगह में तो कुछ भी अननोन रहेगा, उस अननोन को हम निकालेंगे। अननोन क्या ही हो सकता है, अननोन या तो स्पीड हो सकता है या तो हाइट का हो सकता है, और हम आराम से निकाल सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत तरह के क्वेश्चन मिक्स करके देगा और हम आराम से यूज करेंगे और लगाएंगे, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट बनाओ फिर क्वेश्चन करो, फिर कैसे नहीं क्वेश्चन बनता है। तो आइए हम लोग करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चन होंगे और आपको ध्यान रहे, मैकेनिकल एनर्जी तब तक ही कंजर्व रहेगा जब तक कि उस ऑब्जेक्ट पे, जिस ऑब्जेक्ट पे हम एनर्जी टोटल कंजर्वेशन की बात करते हैं, उस ऑब्जेक्ट पे सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लगे, सिर्फ और सिर्फ वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से हो, यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन ना हो, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन ना हो, तब तक हम लगा सकते हैं आराम से इजीली उस ऑब्जेक्ट पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब उस ऑब्जेक्ट पे जो टोटल एनर्जी पहले था, पहले वाले सिचुएशन में वही क्या रहेगा बाद वाले सिचुएशन में भी। मतलब कोई इनिशियल सिचुएशन, कोई फाइनल सिचुएशन होगा, उन दोनों सिचुएशन में कहीं पे पोटेंशियल होगा, कहीं पे काइनेटिक होगा, कुछ और होगा, लेकिन दोनों का जो टोटल एनर्जी होगा, दोनों का समेशन जो होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा जब तक उस पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लगे, कंजर्वेटिव फोर्स लगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बहुत 9th लेवल का क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन 9th लेवल की बात करो या 11th लेवल की बात करो, लेवल एक ही रहता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। बस ध्यान रहे सर कब यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लगे। और हमारा डिमांड क्या होता है कुछ वहाँ पे जब स्पीड का बात करें, हाइट का बात करें, तो हम लोग यहाँ से सोचना स्टार्ट करते हैं कि चलो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा, क्योंकि स्पीड में काइनेटिक एनर्जी आएगा और हाइट में पोटेंशियल एनर्जी आएगा। इन दोनों के बारे में जब अगर बात होगा तो हम लोग तुरंत दिमाग लगाएंगे कि फोर्स कंजर्वेटिव लग रहा है, तो चलो लगा के देखते हैं और वैसे ही क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। अब ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन अ स्मूथ ट्रैक, एक स्मूथ ट्रैक है, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, पहले क्लियर कर दिया। स्मूथ ट्रैक मतलब फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स कैसा होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, चलो वो तो है ही नहीं। स्टार्ट स्लाइडिंग यानी यहाँ पे इनिशियल स्पीड का क्या होगा, 0 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द फिगर फाइंड आउट इट्स स्पीड एट पॉइंट्स बी एंड सी इन मीटर पर सेकंड। जब ब्लॉक यहाँ पहुंचेगा तो कितना स्पीड होगा और यहाँ पहुंचेगा तो कितना स्पीड होगा। देखने में अजीब लग रहा है कि ब्लॉक ऐसे 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 करके गिर रहा है, तो मुझे यहाँ का स्पीड कैसे पता चलेगा, मुझे यहाँ का स्पीड कैसे पता चलेगा। आपको कहीं का भी स्पीड बताने के लिए बस उस जगह का आपको क्या पता होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी पता होना चाहिए। स्पीड का मतलब क्या हुआ, वहाँ का काइनेटिक एनर्जी आपको पता करना होगा। पोटेंशियल पता होगा तो वहाँ का काइनेटिक भी पता कर लेंगे हम लोग, क्योंकि हमको उस ऑब्जेक्ट का दूसरे जगह में पोटेंशियल और काइनेटिक का सम पता है, और उस ऑब्जेक्ट का दूसरे जगह में जो पोटेंशियल और काइनेटिक होगा वो हर जगह में होगा, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। फिलहाल इस ऑब्जेक्ट को देखोगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के नीचे गिरेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो तुरंत हम बोल सकते हैं कि जो एनर्जी ए पॉइंट पे होगा वही बी पॉइंट पे होगा, वही सी पॉइंट पे होगा, वही ग्राउंड पे भी होगा। यानी इस पे जो टोटल एनर्जी होगा, काइनेटिक और पोटेंशियल, उसका सम क्या होगा, हर जगह इक्वल रहने वाला है, हर जगह इक्वल रहने वाला है। नहीं हम बोल सकते हैं कि एनर्जी, टोटल एनर्जी एट ए बराबर टोटल एनर्जी एट बी। अब ए पे टोटल कौन सा सर, काइनेटिक एट ए प्लस पोटेंशियल एट ए बराबर काइनेटिक एट बी प्लस पोटेंशियल एट बी। अब हम काइनेटिक और ए की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी भी ए पॉइंट पे क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे जस्ट स्टार्ट हुआ, कोई भी स्पीड नहीं था। हाफ एम यू स्क्वायर करोगे तो 0 हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैं इसको अगर रेफरेंस बोल देता हूँ, तो यहाँ पे कितना हाइट ऊपर है, एच हाइट ऊपर है, तो क्या होगा एम जी गुना एच के कितना 5 है बराबर। बी पॉइंट पे काइनेटिक क्या होगा, हाफ एम इंटू बी का स्क्वायर। मुझे बी पॉइंट का स्पीड निकालना है तो मैं इसको भी मान लेता हूँ, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी एम जी गुना कितना हाइट है यहाँ से, डिफरेंस है 3.2। क्या देखो आप मास से दोनों तरफ कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हो। इधर क्या आ गया 5g, इधर क्या हो गया भी बी स्क्वायर बाई 2, और इधर कितना हो गया
3.2g। इसको इस पार लेकर के आ जाते हैं क्योंकि हमको v निकालना है, तो क्या हो जाएगा 5g माइनस 3.2g कितना होगा 1.8g इज इक्वल टू vb स्क्वायर बाई 2। 1.8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 3.6g बराबर vb स्क्वायर, और 3.6g का मतलब कितना 30g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो vb का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, यानी vb यहाँ से कितना आ जाएगा √36, इसका वैल्यू कितना आएगा 6 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन देखेगा तो पहले ऑप्शन में 6 था, ये दूसरे सी की जगह 8 होगा। ऐसे ऑप्शन देखे आप आगे बढ़ सकते हैं कि किसी भी ऑप्शन में पहले में vb का जगह vb की जगह 6 नहीं है, फिर भी हम लोग सी पॉइंट पे भी निकाल लेते हैं। अब हमको पता है जो एनर्जी बी पे होगा वही सी पे होगा, या जो ए पे था वही सी पे होगा, ठीक है, तो तुरंत आप एनर्जी निकाल के भी बता सकते हो। तो चलो अब आपका मन ये भी लिख सकते हो टोटल एनर्जी एट ए बराबर टोटल एनर्जी एट सी, या टोटल एनर्जी बी बराबर टोटल एनर्जी एट सी, आपको जो भी लिखना है, ठीक है। चलो मैं बी और सी का लिखता हूँ, या आपको ए और सी का लिखना तो ए और सी का लिखता हूँ। चलो टोटल एनर्जी एट ए बराबर टोटल एनर्जी एट सी, जो सी पॉइंट पे होगा वही ए पॉइंट पे एनर्जी होगा। तो टोटल एनर्जी एट ए क्या है, ए पे क्या है, गाने तो है नहीं, सिर्फ अब जल्दी लिखते हैं, सिर्फ पोटेंशियल है, पोटेंशियल कितना है mg गुना 5 बराबर सी पे क्या होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ स्पीड होगा तो काइनेटिक भी होगा, हाफ m vc का स्क्वायर प्लस m इंटू जी इंटू एच कितना है 1.2, ठीक है। इधर 5 mg है, उधर कितना है, चलो m से m खत्म कर दो, इधर 5g इधर कितना 1.2g, इस पर आगे घट जाएगा तो 5g माइनस 1.2g कितना हो जाएगा 3.8g बराबर vc स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाई को कितना हो जाएगा 3.8 1.2 5g माइनस 1.2g नहीं, यहाँ पे 1.2 नहीं होगा, यहाँ पे 1.8 मीटर होगा, 1.8 होगा। क्वेश्चन सुधार लीजिएगा, 5 माइनस 1.8 कितना होगा 3.2 हो जाएगा, और 3.2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 6.4, यानी 6.4 इंटू जी 64 बराबर vc स्क्वायर, और vc का वैल्यू कितना आ गया √64, यानी इसका वैल्यू कितना आएगा 8 मीटर पर सेकंड, जो कि है। जाहिर सी बात है जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तो स्पीड बढ़ना चाहिए, यहाँ पे कितना था 6 था, तो यहाँ पे कितना होगा 8 होगा, ठीक है ना। ढक्कन गिरने का बहुत संभावना रहता है, ठीक। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को आराम से करेंगे, और बहुत जल्दी करना है कैलकुलेशन, आपको उतना सारा वैल्यू एग्जैक्टली पुट नहीं करना है कि ऐसे चलो mg एक ही लाइन में सोल्व करना है, तुरंत यहाँ पे 50 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 32 हो जाएगा, 50 माइनस 32 कितना हो जाएगा, और 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा 36, रूट ओवर करके निकल जाएगा। तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किए, बस आप देखें कि आपको एक जगह का स्पीड निकालना था, किसी जगह का रास्ता का, और आपको हाइट वगैरह दिया हुआ था, हाइट से पोटेंशियल, स्पीड से काइनेटिक, और आपको पता था कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का किसी भी दो जगह में हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। मुझे यहाँ का एनर्जी पता है तो इसका मतलब यहाँ का भी पता है, इसका मतलब यहाँ का भी पता है, जो यहाँ का होगा वही यहाँ का, वही यहाँ का, वही यहाँ का, किसी का भी जगह का निकालना होगा। तो उसमें कभी एनर्जी निकालने बोलेगा, कभी स्पीड निकालने बोलेगा, कभी हाइट निकालने के लिए बोलेगा, जो भी बोलेगा हम आराम से कर सकते हैं। तो आप इसको पॉज करके उतार लो, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, और ये जो नेक्स्ट सारा क्वेश्चन है ध्यान से करना है, ठीक है, देखना है एनर्जी कंजर्वेशन फोर्स लग रहा है कि कोई और भी फोर्स लग रहा है, क्या कोई और फोर्स का वर्डन होगा तो ये वाला थ्योरम नहीं लगाओगे, अदरवाइज एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकती हो, ठीक। तो जल्दी से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जो इमेज में आया क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, जो डेटा गिवन है उसको उतार लो पहले। मास कितना दिया 2 kg दिया हुआ है, ठीक है। इन अ रीजन इज u बराबर दिया हुआ है आपको x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स। किसी जगह पे उस ऑब्जेक्ट का जिसका मास 2 kg है उसका पोटेंशियल एनर्जी इतना है, वेरिएबल है ना, वेरिएबल है। फाइंड आउट मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल, उस ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम स्पीड कितना होगा इफ इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी, अगर टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी कितना दिया हुआ है 2 जूल दिया हुआ है, ठीक है, और ये 4 ऑप्शन लिखा हुआ है। इस तरह के सारे क्वेश्चन में ऑप्शन होगा, यहाँ पे ऑप्शन छूट गया कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ टोटल 2 जूल का है, पोटेंशियल इतना है, और बोला मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए। मुझे एक बात बताओ, जब अगर किसी पार्टिकल के पास मैक्सिमम स्पीड होगा तो उस समय उसके पास क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी होगा। अरे यार काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv का स्क्वायर। अगर स्पीड मैक्सिमम है तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और मुझे पता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा होगा, अगर सिर्फ और सिर्फ उस पर कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्डन होगा, तो उस ऑब्जेक्ट का टोटल एनर्जी क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। अगर टोटल एनर्जी को कांस्टेंट रखना है, काइनेटिक जहाँ पे मैक्सिमम होगा वहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, मिनिमम होगा कि नहीं होगा, एग्री करो कि नहीं कर रहे हो, या जहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगा वहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक मिनिमम होगा। आपको बार बताया जैसे इस मार्को को मैं ऊपर फेंकूंगा तो इसका स्पीड कम होगा, काइनेटिक कम होगा, और हाइट बढ़ेगा तो पोटेंशियल
बढ़ेगा। मैक्सिमम हाइट पे जाकर के काइनेटिक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगा। फिर जब गिरेगा तो जब ग्राउंड पे आएगा तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, क्योंकि हाइट जीरो हो जाएगा ग्राउंड से, लेकिन उस समय काइनेटिक मैक्सिमम होगा, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड से टकराएगा। तो जहाँ काइनेटिक मैक्सिमम होगा वहाँ पे पोटेंशियल मिनिमम होगा। अगर जहाँ पे स्पीड मैक्सिमम है इसका मतलब वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, और अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा तो इसका मतलब वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी इतना दिया हुआ है, तो हम ये चेक कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कितना होगा। मैं यहाँ से मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आराम से निकाल सकते हैं। कभी भी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का अगर इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तो आप आराम से उसका मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे याद है आपको, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स बराबर क्या होता है, माइनस डी बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी आर। और जहाँ पे नेट फोर्स जीरो होगा वहाँ पे बॉडी किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम पे रहेगा। और जहाँ पे नेट फोर्स जीरो होगा वहाँ पे क्या होगा, या तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। सारा कुछ पहले पढ़ाया गया है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यानी अगर इक्विलिब्रियम पे है, नेट फोर्स जीरो है, तो उस जगह में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, या तो मिनिमम या तो मैक्सिमम होगा। तो मैं पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम या मैक्सिमम आराम से निकाल सकता हूँ। मुझे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम चाहिए इसलिए मैं पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम वैल्यू लूंगा, और मुझे टोटल एनर्जी पता है तो मुझे काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। अगर मेरे पास काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा तो मेरे पास मैक्सिमम स्पीड निकल जाएगा। मैं क्वेश्चन को इतना एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अब फट से खुद से बना दो, ठीक है ना। तुरंत आंसर बोलो यार, जल्दी आंसर बोलो, जल्दी आंसर बोलो। ऑप्शन नंबर बी आया सबका क्या, देखो ये है पोटेंशियल एनर्जी। मैं निकालता हूँ यहाँ से मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। उसके लिए क्राइटेरिया है, किसी का भी मिनिमम या मैक्सिमम निकालना होगा, किसी का भी मिनिमम या मैक्सिमम निकालना होगा तो जिस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, चाहे वो समय के साथ बदल रहा हो, चाहे वो पोजीशन के साथ बदल रहा हो, किस पोजीशन पे मिनिमम होगा या किस पोजीशन पे मैक्सिमम होगा, किस समय में मिनिमम होगा या किस समय में मैक्सिमम होगा, जिस पे भी वो डिपेंड करेगा, वो वेरिएबल जिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जैसे एनर्जी यहाँ पे पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, और डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू जीरो करते हैं। वो जो वैल्यू आएगा पोजीशन का, उस पोजीशन पे या तो मिनिमम या तो मैक्सिमम होगा। ये हम लोग बेसिक मैथ्स से ही जानते हैं। क्या कभी भी मैक्सिमम या मिनिमम निकालना होगा फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के बराबर करेंगे। मुझे क्योंकि यू मिनिमम चाहिए तो मैं इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के बराबर करता हूँ, डी यू बाई डी एक्स बराबर जीरो करता हूँ। तो डी बाई डी एक्स कितना आएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे 2x डिवाइड बाई 2 माइनस 1 बराबर जीरो, यानी x का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। सर x का वैल्यू तो वो एक ही आया, मतलब एक ही वैल्यू आया, 2-3 वैल्यू नहीं आया, एक ही वैल्यू आया। तो इस वैल्यू पे या तो एनर्जी मिनिमम होगा या तो मैक्सिमम होगा, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन किया गया होगा। तो जाहिर सी बात है एक बार उन पे मिनिमम आएगा। फिर भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो, इसका डबल डेरिवेटिव करो, डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ गया तो समझो कि उस x का वैल्यू पे मिनिमम आएगा। तो मैं अगर डबल डेरिवेटिव करूंगा तो इसका डबल डेरिवेटिव कितना होगा, x का 1 हो जाएगा और इसका 0 होगा। 1 क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा x का 1 वैल्यू पे। तो कितना मिनिमम होगा मैं निकालता हूँ, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी बराबर 8x बराबर 1 पे रख दो x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स को x के 1 रखो, 1 बाई 2 माइनस 1 कितना आएगा, माइनस 1 बाई 2 जूल। यानी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, माइनस 1 बाई 2 जूल। तो E बराबर सर के ई प्लस यू होता है। अगर U मिनिमम है तो के ई क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इधर कितना है, 2 है, इधर के ई मैक्सिमम हमको निकालना है क्योंकि स्पीड का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। और ये कितना है, माइनस 1 बाई 2 है, माइनस 1 बाई 2। इस पार जाएगा तो 2 प्लस 1 बाई 2 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 बाई 2। 5 बाई 2 बराबर कितना होगा, ये हाफ एम वी मैक्स होगा के ई मैक्स की जगह। मास कितना के जी है, 2 kg है, दिया हुआ 2 से 2 खत्म। तो वी मैक्स का वैल्यू कितना आ गया, रूट ओवर 5 बाई 2 को क्या बोलोगे, 2.5। और ऑप्शन नंबर बी। आप मैं इतना सब बोल रहा हूँ, आप सिर्फ मेरे बात से कॉन्सेप्ट सीखो यार, क्वेश्चन तो हलवा से बन जाएगा। बस कॉन्सेप्ट को सीखो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन करो और ऐसे ही भरो फिर इसको। सर इस तरह क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इस तरह क्वेश्चन को क्यों ऐसे किए, यहाँ पे क्या निकालना था, यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड की बात कर रहा था, इसका मतलब मैक्सिमम एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगा। मैक्सिमम काइनेटिक होगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा सर, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। और पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम होगा तो उसको कैसे निकालते हैं, मिनिमम मैक्सिमम को हम ऐसे निकालते हैं सर। ऐसे करके क्वेश्चन को पढ़ो, सोल्यूशन को पढ़ो, ठीक है। ऐसे कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, सोचने का ऐसी आपका कैपेबिलिटी बढ़ेगा, इसी तरह से बढ़ेगा। आप सिर्फ क्वेश्चन को सोल्यूशन करोगे, पढ़ोगे सोल्यूशन, वहाँ पे थोड़ा लिखा हुआ रहेगा कि ये वाला थ्योरम यहाँ पे लगा दो यार, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो, कभी क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, नहीं रहेगा। आप किसी क्वेश्चन को पढ़ के कैसे जज कर सकते हो क्या लगाना नहीं लगाना, जब आप क्वेश्चन के साथ सोल्यूशन के साथ आप बोलते हो, पढ़ते हो, देखो सर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो ऐसा करेंगे, ये किचवेथन है तो ये करेंगे, तब जाकर के आपका क्वेश्चन जल्दी बनता है। जब आप जल्दी अप्रोच लगा पाते हो किसी क्वेश्चन को, क्योंकि वहाँ रैंडमली किसी भी चैप्टर से किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा, ये तो आपको पता नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खुद से ट्राई करो। A particle of mass m is moving in a circle under effect of a force F बराबर माइनस k by r स्क्वायर, where k is constant and r is the radius of circle. Find out total mechanical energy, कितना टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा उस पार्टिकल का जो पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है। उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है दे दिया है, ठीक। और आपको क्या मानना है कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है,
तो उस सर्कल पे जब घूम रहा होगा तो उस समय उसके पास पोटेंशियल प्लस काइनेटिक टोटल कितना होगा, यानी आपको उसका काइनेटिक भी निकालना है, पोटेंशियल भी निकालना है। क्वेश्चन नीट में आया था, कुछ भी क्वेश्चन में जान नहीं था। F बराबर क्या है, -k/r²। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सर्कुलर पाथ में घूम रहा है जिसका मास m मास है, ठीक है, r रेडियस है, m मास है, ठीक, ये घूम रहा है, गोल 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 घूम रहा है। उस पर फोर्स कितना लग रहा है सेंटर की तरफ, -k/r²। और सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है, सुनो क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, +k/r²। और सेंट्रल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, mv²/r बराबर k/r²। एक r से r खत्म हो गया, mv² बराबर क्या हो गया, k/r। अगर आपको mv² पता चल गया तो इसका मतलब काइनेटिक पता चल गया। काइनेटिक क्या होता है, हाफ mv² होता है, हाफ ऑफ mv² की जगह रखेंगे kr रखेंगे, यानी आपको काइनेटिक पता चल गया कितना गया, kr/2। अब आपको सिर्फ काइनेटिक नहीं निकालना था, आपको क्या निकालना था, टोटल मैकेनिज्म निकालना था, यानी आपको पोटेंशियल भी निकालना है। पोटेंशियल कैसे निकालोगे, देखो पोटेंशियल एनर्जी बराबर, ये जो फोर्स है क्या है, वेरिएबल है कि नहीं, वेरिएबल है। वेरिएबल फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, ठीक है ना। तो फोर्स से एनर्जी कैसे निकालते हैं, फोर्स से एनर्जी कैसे निकालेंगे, फोर्स का इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि एनर्जी जो होगा नेगेटिव टाइम्स ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स होगा, नेगेटिव टाइम्स ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स होगा, ठीक है ना। अब वर्क डन कैसे निकालते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट हम इंटीग्रेशन कब करते हैं, जब फोर्स क्या हो, वेरिएबल हो। तो यहाँ पे जो फोर्स क्या है, वेरिएबल है, k/r² है, यानी समय के साथ r के साथ ये बदल रहा है, r के साथ ये बदल रहा है ये फोर्स। तो यानी ये जो वर्क डन निकालेंगे उसको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। तो जो बेसिक फॉर्मूला है उसी से निकाल लो, बराबर क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स बराबर माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन कैसे निकालेंगे, F.dr। अब कहाँ से कहाँ लिमिट लगाएंगे, क्या बोला है, इन्फिनिटी पे क्या बोला है, जब बहुत दूर पे था तो इन्फिनिटी पे 0 मानना है, और ये फाइनल पोजीशन यहाँ से लेकर के मान लो यहाँ सर्कुलर मोशन, तो इस जगह से सेंटर से डिस्टेंस देखेंगे तो इन्फिनिटी पे u क्या है, 0 है, और इस जगह पे u हमको मान लो निकालना है, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी से लेकर के कितना डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। तो फटाफट सोल्व कर लेते हैं इसको, आपको जितना जल्दी सोल्व करना आता है, ठीक। F कितना है, -k/r².dr और लिमिट इन्फिनिटी से लेके r तक। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, k से बाहर कर देते हैं, 1/r² का इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करनी है, चलो r पर पावर ऊपर लेके चले जाते हैं। एक और लाइन लिख देते हैं, यही लिख देते हैं, थोड़ा जगह कम, इन्फिनिटी से लेके r तक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और k गुना r पर पावर -2dr। अब इंटीग्रेशन का नियम क्या होता है, जो भी पावर रहेगा उस पावर में 1 को जोड़ देंगे और जोड़े हुए पावर को डिवाइड दे देंगे, ठीक है। k इंटू r पर पावर -2 + 1 कितना हो जाएगा सर, r पर पावर -2 + 1 -1 हो जाएगा, डिवाइड बाई -1, लिमिट इन्फिनिटी से लेकर r तक, ठीक है। ये माइनस को हम बाहर कर देते हैं, -k इंटू और r पर पावर -1/r लिख देते हैं, लिमिट कहाँ, इन्फिनिटी से लेकर r तक, ठीक है। तो -k इंटू लिमिट की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कितना गया, -k/r। ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, -k/r। इस पॉइंट पे काइनेटिक कितना आया, kr/2। तो अपने को टोटल एनर्जी चाहिए था, तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, kr/2 प्लस -k/r, ठीक है ना। ऐसे हम लेंगे kr/2, यहाँ पे r नीचे हो ना, k/r, k/2r। तो 2r एलसीएम में लीजिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, k -2k, क्या कितना आ जाएगा, -k/2r, -k/2r, किसी ना किसी ऑप्शन में होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को नीट में जो आया, क्वेश्चन क्या था, कुछ भी क्वेश्चन नहीं था यार, फोर्स दिया हुआ था, उस फोर्स के हेल्प से आपने क्या निकाला, काइनेटिक भी निकाल लिया, उस फोर्स के हेल्प से आपने क्या निकाला, पोटेंशियल भी निकाल लिया, और दोनों को आप ऐड कर दिए, ठीक है। वही टोटल एनर्जी आपको निकालना था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, प्लीज खुद से ट्राई करो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, खुद से ट्राई करो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, नहीं बने तब सॉल्यूशन देखो, ट्राई तो करो एटलीस्ट यार, ट्राई करो। क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको बस ड्रॉ कर लो, उसको उतार लो, अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन ही सॉल्यूशन है। अ मास m kg इज सस्पेंडेड बाय वेटलेट स्ट्रिंग, एक कोई हल्का सा स्ट्रिंग, कोई धागा से कोई मास बंधा हुआ है। द हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस इट अंटिल द स्ट्रिंग मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम मीन पोजीशन। कितना हमको फोर्स लगाना पड़ेगा कि जब तक कि ये कहाँ पे चला जाए, मीन पोजीशन से 45 डिग्री पे चले जाए। इसको थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। देखो एक पार्ट मास था जो यहाँ से लटक रहा था, कोई दिक्कत नहीं, m kg का मास है, m kg का मास है, लटक रहा था। अब इस पे हम इस पे कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाए, इसको ऐसे कितना लगा के खींचे, फोर्स लगा के ऐसे खींचे कि ये कितना एंगल बनाए यहाँ पे, ऐसे हो जाए, यानी कितना एंगल बना ले, 45 डिग्री, कितना एंगल 45 डिग्री, यानी ये मास यहाँ पे पहुँच जाए, ठीक है। तो कौन सा फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स, यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स हम कितना लगाएं, ऐसे जैसे ये ऐसे लटक रहा है, इसको ऐसे लगाएं, ऐसे देखो, इसको ऐसे खींचोगे, ऐसे ऐसे खींचोगे, ऐसे तो क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा ना, इसको ऐसे खींचेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा। फोर्स तो हॉरिजॉन्टली लगाएंगे लेकिन जाएगा ऊपर, ठीक।
ये 45 डिग्री जब बनाए मीन पोजीशन से। मीन पोजीशन किसको बोलते हैं? जहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा? जीरो, ना इधर जा रहा है इधर जा रहा है, ठीक। यहाँ से हम 45 डिग्री बना के लेके जाएंगे, तो हमको कितना एफ कितना लगाना पड़ेगा, ठीक 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 ठीक। अब देखो इसका स्ट्रिंग का लेंथ कितना दिया हुआ है, माथ एम की सत्तर वेटलेस, चलो स्ट्रिंग का लेंथ एल मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, खैर दिया होगा सर क्वेश्चन में, एल लेंथ मान लेते हैं। ये पूरा लेंथ कितना एल है, ये भी पूरा लेंथ कितना होगा, एल होगा। अब ध्यान से ज़रा देखो, ये पार्टिकल यहाँ, ये मास यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो इस पर कौन कौन सा फोर्स लगा? एक तो हमेशा mg लगेगा नीचे की तरफ, mg हमेशा नीचे लगेगी तरफ, और एक फोर्स आप लगा रहे हो, एक mg लग रहा है और एक फोर्स आप लगा रहे हो, और साथ साथ में और कोई फोर्स, और साथ साथ में कोई फोर्स, और एक फोर्स, कौन सा फोर्स? टेंशन फोर्स। स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग में कौन फोर्स लगेगा? टेंशन फोर्स भी लगेगा। अब बताओ मुझे सर, इसमें से टेंशन फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है, वेरी गुड। सर जो ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा है वो कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है, वेरी गुड। लेकिन आप जो एफ फोर्स लगा रहे हो, जो फोर्स निकालना है वो कैसा फोर्स है? वर्क डन बाई अस, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। ये इस फोर्स के द्वारा कौन सा वर्क होगा? एक्सटर्नल की फोर्स के द्वारा वर्क डन होगा। तो क्या हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं कि इस बॉल के पास जितना एनर्जी यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ पे होगा? क्या हम इस सिचुएशन में लगा सकते हैं? जरा सोचो, ये जितना एनर्जी यहाँ पे होगा इतना ही यहाँ पे होगा, क्या ये बात आप बोल रहे हो, ये मान रहे हो आप? यार होगा ही नहीं। क्यों? ये होने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस पे कौन सा फोर्स लगना चाहिए था? सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लगना चाहिए था। सिर्फ वर्डन किसके लिए होना था? सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्डन होना था। बट यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा भी वर्डन हो रहा है। तो क्या यहाँ पे COMe लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? नो। तो हम लोग कैसे बनाएंगे? बहुत इजी से बना देंगे यार। एक थ्योरम ऐसा है सर, वो हर जगह एप्लीकेबल है, वो क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या है ये क्वेश्चन? इसलिए स्पेशल हो गया कि आप अंधाधुन में COMe का टॉपिक चला है तो COMe लगा दिए, ये नहीं ध्यान दिए कि ये पे कौन सा फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स है। और एक्सटर्नल फोर्स रहेगा तो COMe नहीं लगा सकते हो, COMe नहीं लगा सकते। पहले तो यही लिख दो आप, COMe एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से बना सकते हैं। अब कौन कौन सा फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन होगा? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस बराबर क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल फोर्स में कौन सा फोर्स दिख रहा है सर? ग्रेविटेशनल दिख रहा है, टेंशन फोर्स दिख रहा है, पता नहीं किसका कितना वर्क डन होगा, देख लेंगे, और एक्सटर्नल फोर्स दिख रहा है बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे मीन पोजीशन पे था, रेस्ट पे था, और मैं यहाँ से 45 डिग्री ऐसे उठा के यहाँ लेके चले गए, इनिशियल भी एनर्जी जीरो, और यहाँ भी जाके रोक दिया ना, यहाँ भी एनर्जी वेलोसिटी क्या हुआ? जीरो हो गया। तो जीरो माइनस जीरो, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। अब जरा गौर करो, ठीक है, अभी इस पे mg कितना लग रहा है? इधर लग रहा है। जब यहाँ पे पहुंचेगा तो mg कितना लगेगा? सर इधर लगेगा। तो मैं इस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ ना, इस सिचुएशन तक ले आने में कितना फोर्स लगेगा इस ऑब्जेक्ट पे? जो फोर्स लग रहा है, अच्छा ये फोर्स हमेशा कितना लग रहा है? इधर लग रहा है। चलो mg फोर्स के द्वारा वर्क डन तभी होगा जब वर्टिकल हाइट में डिस्प्लेसमेंट होगा। mg फोर्स के द्वारा वर्क डन तब होगा जब वर्टिकल में, क्यों? mg कितना लगेगा? हमेशा इधर लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट इधर होगा तो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा ना जी। mg की वजह से अगर mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा, तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो मुझे बताओ नेट हाइट में यहाँ से यहाँ कितने का, यहाँ से यहाँ कितने का डिस्प्लेसमेंट होगा? आराम से निकाल सकते हो। देखो ये एल लेंथ है, कितना लेंथ है? एल लेंथ है। इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इधर होगा और एक इधर होगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा? इधर कितना होगा? एल कोस थीटा, और इधर कितना आएगा? ये एल साइन थीटा। तो ये जो किसके बराबर होगा? एल साइन थीटा के बराबर होगा। अच्छा, एक फोर्स टेंशन फोर्स लग रहा है, इस स्ट्रिंग पे जो टेंशन फोर्स लग रहा है, तो जिस समय टेंशन फोर्स इधर लग रहा है तब ये ब्लॉक इधर जा रहा है, कितना एंगल? 90 डिग्री। जब यहाँ पे देखो इस सिचुएशन में देखो टेंशन फोर्स किधर लगेगा? इधर की तरफ, टेंशन फोर्स इधर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस समय में इधर की तरफ। हमेशा टेंशन फोर्स परपेंडिकुलर होगा किसका? डिस्प्लेसमेंट का। तो इसके द्वारा वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। mg के द्वारा वर्क डन होगा सर, पहले इधर था, यहाँ पे था, और यहाँ पे पहुंच गया, मतलब कुछ वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट हुआ, और इसके द्वारा वर्क डन कितना होगा? फोर्स किधर लग रहा है? इधर ही लग रहा है। फोर्स किधर लग रहा है? इधर लग रहा है, और इधर डिस्प्लेसमेंट भी हुआ सर, पहले यहाँ पे था, बाद में यहाँ पे पहुंच गया, पहले यहाँ पे था, बाद में यहाँ पे पहुंच गया, तो यहाँ से कितना का डिस्प्लेसमेंट हुआ सर? एल साइन थीटा। ये अगर एल है तो इसका दो कंपोनेंट, इधर इधर थीटा है, इधर थीटा है, तो एल कोस थीटा, इधर क्या होगा? एल साइन थीटा। ये एल कोस थीटा के बराबर होगा और ये एल साइन थीटा के बराबर होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन होगा सर? mg गुना मास फोर्स mg हो गया इंटू डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ सर? देखो ये पूरा कितना यहाँ से यहाँ एल है, यहाँ से यहाँ कितना? एल कोस थीटा, तो बचा कितना सर? एल माइनस एल साइन थीटा। लेकिन सर फोर्स किधर लग रहा है? नीचे, और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है? ये डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? ऊपर। यहाँ से किधर गया? ऊपर गया ना, यहाँ से ऊपर गया, तो माइनस लगेगा ही नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर। अच्छा, वर्क डन बाई ये वाला फोर्स कितना है सर? एफ है, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एल साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। उस पार लेके जाओगे तो एफ इज इंटू एल साइन थीटा बराबर mg इंटू एल कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस एल माइनस एल कोस थीटा। ये पूरा एल और ये एल कोस थीटा, तो बचा कितना यहाँ पे? ये कितना हुआ? एल माइनस
एल कोस थीटा। ये वाला हाइट कितना हो गया, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना, जितना वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना हुआ, एल माइनस एल कोस थीटा, ठीक है ना, 1 माइनस कोस थीटा, ठीक। एल से एल खत्म हो जाएगा। एफ इज इक्वल टू कितना आ गया, एम जी 1 माइनस कोस थीटा, थीटा कितना है 45 डिग्री ना, कोस 45 डिग्री, मास कितना दिया हुआ है, मास एम ही दिया हुआ है, डिवाइड बाई साइन 45 डिग्री। तो एफ बराबर कोस 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, तो एम जी गुना 1 माइनस 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2, √2 एलसीएम ले लोगे दोनों से, यहाँ पे √2 एलसीएम लोगे तो √2 माइनस 1, √2 से √2 खत्म हो जाएगा, एम जी गुना √2 माइनस 1। इतना फोर्स हमको लगाना होगा 45 डिग्री डिस्प्लेस करने के लिए, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट पकड़ो, आंसर मत पकड़ना, कॉन्सेप्ट पकड़ना। मैंने यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगाया, क्यों सर, इसलिए नहीं लगाया कि सर यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्डन हो रहा था। कैसे पता सर वर्डन हो रहा था, मैं फोर्स इधर लगा रहा था और इधर डिस्प्लेस भी हुआ है, इसका मतलब उस फोर्स के द्वारा वर्डन हुआ है, वही फोर्स तो हमारा निकालना था, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्डन हो रहा है। और अगर एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्डन हो रहा है तो हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगा सकते भाई, बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। ये तो हम तभी लगा सकते जब एनर्जी क्या रहेगा, जब वर्डन किसकी वजह से होगा, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से होगा। यहाँ पे तो एक्सटर्नल फोर्स था, और कौन सा फोर्स लग रहा था, एम जी लग रहा था। एम जी हमेशा नीचे लगेगा, एम जी हमेशा नीचे लगेगा, तो नीचे जो फोर्स लग रहा है तो नीचे में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसकी जगह में ऊपर में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बस मुझे वो देखना होता है। एम जी पहले यहाँ पे था, अब एम जी यहाँ पे पहुंचा दो, ऊपर में कितना का डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ कितना, एल माइनस एल कोस थीटा। कहते सर ये पूरा स्ट्रिंग का लेंथ एल है, इसका लेंथ क्या होगा, एल होगा। जब एल यहाँ पे है, एंगल थीटा है, तो इधर क्या आएगा, कंपोनेंट एल कोस थीटा, इधर क्या आएगा, एल साइन थीटा, तो बचा हुआ लेंथ कितना होगा, एल माइनस एल कोस थीटा, यानी इतने का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हुआ है, एम जी नीचे लग रहा है, तो यहाँ पे इसलिए क्या होगा, कोस 180 का वैल्यू -1 लग जाएगा, ठीक। और टेंशन फोर्स भी लग रहा है, लेकिन इस पूरे दौरान जब जब स्ट्रिंग पे टेंशन फोर्स जहाँ लगे, जैसे ऐसे स्ट्रिंग है, टेंशन फोर्स इधर, अब डिस्प्लेसमेंट फोर्स इधर लगा, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फिर टेंशन फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, टेंशन फोर्स इधर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, हमेशा कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, उसके बाद ऑर्डर कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो, वहाँ पे कोई भी फोर्स लगे, कंजर्वेटिव लगे, नॉन कंजर्वेटिव लगे, एक्सटर्नल लगे, जो भी लगना है सब लग जाए, ये तो हमेशा एप्लीकेबल है। तो इस तरह क्वेश्चन का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि आप एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के सोच रहे हो और बैठे हो, क्वेश्चन बन नहीं रहा है या बन रहा है तो गलत आंसर आ रहा है। पहले ध्यान रहे कि आप वो वाला थ्योरम कब लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल मास एम इज गिवन अ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड रिलीज्ड व्हेन द बॉब इज एट द लोएस्ट पॉइंट, फाइंड आउट इट्स स्पीड। फिर वही बात हुआ, इसी तरह का एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है ना। ये क्या किया, इसको पहले कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कुछ थीटा का डिस्प्लेसमेंट दे दिए यहाँ तक, और यहाँ से इसको छोड़ दे रहे हैं, है ना। कि अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल, जिसका लेंथ एल है, इसका लेंथ एल है, लेंथ एल है, मास एम है, इज गिवन एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, यहाँ से कुछ एंगल बना के इसको छोड़ रहे हैं, एंड रिलीज्ड याद रिलीज्ड, यहाँ पे जो छोड़ रहे हैं, यहाँ पे इनिशियल स्पीड क्या है इसका 0 मीटर पर सेकंड पे छोड़ रहा है। व्हेन द बॉब इज एट द लोएस्ट पॉइंट, जब ये बॉब यहाँ पहुंचेगा, जब ये छोड़ेंगे यहाँ पे छोड़ेंगे इसको तो यहाँ पहुंचेगा, जब ये यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा इस सिचुएशन में, तो इसका स्पीड इस समय में कितना होगा। अब बताओ, मैं इसको ऐसे लगा करके छोड़ दे रहा हूँ, मैं कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ, नहीं लगा रहा हूँ, मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पे भाई, और ये यहाँ पे पहुंच रहा है, तो कौन सा फोर्स की वजह से पहुंचेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पहुंचेगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था, फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स है, और कोई फोर्स लगेगा क्या सर, हाँ लगेगा ना सर, टेंशन फोर्स लगेगा, लेकिन टेंशन फोर्स की वजह से अभी तो बताया, टेंशन फोर्स अभी किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है 90 डिग्री, अभी यहाँ पे इस सिचुएशन में इधर, तो इधर जाने का ट्राई करेगा, यहाँ पहुंचेगा तो इधर, यानी टेंशन फोर्स के द्वारा वर्डन तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमेशा क्या होगा, वो 90 डिग्री में लगेगा, परपेंडिकुलर में लगेगा, क्योंकि सेंटर की तरफ लगेगा, और सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स की वजह से वर्डन, कोई सर्कुलर पाथ अगर कोई बनाता है, ये सर्कुलर पाथ बनाएगा ना, तो आगे पढ़ोगे सर्कुलर मोशन में, कोई पार्टिकल का सर्कुलर पाथ बनाता है तो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स की वजह से वर्डन 0 होता है, पावर डिलीवर्ड 0 होता है, क्योंकि हमेशा सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ, वेलोसिटी के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। कॉन्सेप्ट बैठा लो, तो ये कॉपी में लिख लो। तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स बचा, और जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हम लगा सकते हैं इस पॉइंट का एनर्जी बराबर इस पॉइंट का एनर्जी, यानी टोटल एनर्जी एट ए बराबर टोटल एनर्जी एट बी। अच्छा एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को और भी ऐसे तरीके से करते हो, बहुत बच्चा वैसा ही करता है, और मैं भी वैसे ही बताता हूँ ज़्यादातर क्वेश्चन में। क्या, जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, तो यहाँ से इधर आ रहा है, तो नीचे आ रहा है कि ऊपर जा रहा है, तो नीचे आया, तो अगर नीचे जाएगा तो पोटेंशियल में लॉस होगा, हाइट घटेगा तो पोटेंशियल में लॉस होगा, और जब नीचे आएगा तो फिर स्पीड बढ़ेगा। यहाँ पे 0 तो था सर, अब जैसे ही नीचे जाएगा तो स्पीड बढ़ता हुआ जाएगा, यानी काइनेटिक बढ़ेगा। हम ऐसे ही बोल सकते हैं ना, लॉस इन पोटेंशियल बराबर गेन इन काइनेटिक, एक ही बात है कि नहीं है, यही तो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जितना लॉस पोटेंशियल में होगा नीचे जाने में, उतना काइनेटिक में गेन होगा। अगर ऊपर जाएगा, देखिए इससे पहले वाला सिचुएशन में ऊपर अगर जाएगा तो जितना गेन पोटेंशियल में होगा उतना ही लॉस काइनेटिक में होगा। तो वैसे करके बना सकते हो, जैसे आपको सुविधा हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बराबर काइनेटिक एट बी प्लस पोटेंशियल एट बी,
सर काइनेटिक क्या है, जीरो है। पोटेंशियल कितना है सर, देखो अगर मैं इसको रिफ्रेंस मान लूँ, किसको, इसको रिफ्रेंस मान लूँ, तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है सर, एल हाइट है, अभी बताया एल हाइट है। और ये कितना होगा सर, अगर ये एल है तो इधर कितना होगा, एल कोस थीटा, और इधर क्या होगा, एल साइन थीटा। खैर उसके बारे में बात ही नहीं करना है अभी हमको। चलो ठीक है, तो यहाँ से यहाँ अगर है, ठीक है, तो ये बचा हुआ हाइट कितना होगा सर, ये बचा हुआ हाइट कितना होगा, एल माइनस एल कोस थीटा। अगर बी पॉइंट को रेफरेंस मान लूँ, अगर मैं बी पॉइंट को रेफरेंस लाइन मान लूँ, तो मैं यहीं से सारा हाइट देखूंगा। तो मैं यहाँ से अगर ए पॉइंट का वर्टिकल हाइट देखूंगा तो कितना हाइट है वर्टिकल, एल माइनस एल कोस थीटा। कितना पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा इसका, काइनेटिक जीरो, एम जी इंटू एच, एच कितना है, एल माइनस एल कोस थीटा, ठीक है ना, बराबर बी पॉइंट पे काइनेटिक कितना होगा, चलो मान लो हाफ एम वी का स्क्वायर, और ये बी पॉइंट का हमको स्पीड निकालना है, और पोटेंशियल बी पे कितना होगा, क्योंकि मैंने इसको रेफरेंस मान लिया तो बी पॉइंट पे हाइट क्या होगा, जीरो होगा ना। जहाँ रेफरेंस मानोगे तो वहाँ पे हाइट क्या हो गया, जीरो हो गया। पोटेंशियल कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक है ना। एम से एम खत्म हो गया, वी बी बराबर 2g इंटू एल कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस कोस थीटा और रूट ओवर, ठीक है ना। बस एक लाइन का आंसर है, आराम से रिजल्ट के तौर पे भी याद रख सकते हो, कभी भी क्वेश्चन आएगा बस एंगल पुट करना और आंसर आ जाएगा, 2g इंटू रूट ओवर 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। लॉस इन पोटेंशियल बराबर गेन इन काइनेटिक बना सकते हो और जल्दी बन जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आराम से बना सकते हो, कंजर्वेटिव एनर्जी लगा करके, यहाँ का जो एनर्जी होगा यहाँ का एनर्जी होगा। सर कैसे लगा पाएंगे, तभी लगा पाएंगे भाई जब तक सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लगे, कंजर्वेटिव फोर्स लगे, स्प्रिंग फोर्स लगे, ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, ठीक है ना। फ्रिक्शन फोर्स तो नहीं लगना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए, बस ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ मास m is projected vertically upward so that it attains a maximum height h. Find out ratio of kinetic energy to potential energy at a height of h by 5 from point of projection. देखो ये सब क्वेश्चन क्लास 9 में करवाया जाता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे 9th मत सोचना, ये आप 11th में भी कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन आपको नीट और जेईई में इसी तरह पूछेगा, ठीक है ना। लेकिन ठीक है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज वर्टिकली अपवर्ड, एक मास है m, इसको वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं, और ये मैक्सिमम हाइट कितना तक गया, h हाइट तक गया। यानी मैक्सिमम हाइट यहाँ जाने का क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम हाइट जाने के बाद स्पीड क्या होगा, रुक जाएगा ना, पार्टिकल जाके रुक गया, ठीक है। सो डेट इट एट्स मैक्सिमम हाइट h. फाइंड आउट रेशियो ऑफ काइनेटिक टू पोटेंशियल, कितना काइनेटिक बाई पोटेंशियल का रेशियो आएगा एट हाइट h बाई 5 फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ से h बाई 5 ऊपर, मान लो ये हाइट कितना है, h बाई 5, यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट के पास, इस ऑब्जेक्ट के पास कितना काइनेटिक होगा डिवाइड बाई पोटेंशियल, ये पूछा है। तो एक काम करते हैं यार, यहाँ पे काइनेटिक कैसे पता चलेगा, यहाँ पे तो पोटेंशियल पता चल जाएगा सर, कितना ऊपर फेंके, m गुना h बाई 5। तो यहाँ पे काइनेटिक कैसे पता करेंगे सर, एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं सर। हमको तो यहाँ का इनिशियल स्पीड दिया नहीं था, अगर मुझे यहाँ का इनिशियल स्पीड पता होता तो मैं यहाँ कितना काइनेटिक होगा यहाँ पे निकाल लेते हैं, यहाँ का लोएस्ट पॉइंट का निकाल लेते काइनेटिक। और यहाँ पे क्योंकि अगर मैं इसको रेफरेंस मान लूँ सर, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाता, जीरो हो जाता, और जो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल जो होता वो नेट एनर्जी होता। तो यहाँ से तो मैं नेट एनर्जी नहीं निकाल पाऊंगा, लेकिन मुझे मैं यहाँ का निकाल सकता हूँ सर। जब ये h हाइट ऊपर जाएगा, इस जगह पे टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो काइनेटिक कितना होगा सर, जीरो, क्योंकि वहाँ पे जाकर रुक जाएगा, और पोटेंशियल कितना होगा, एम जी और एच, कैपिटल एच, एम जी और एच। ये जो टोटल एनर्जी यहाँ पे जो होगा सर, वही एनर्जी हर जगह होगा सर, बिल्कुल। जब ये हाइट कम होगा तो तब यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पीड होगा, तो काइनेटिक भी होगा, दोनों को जोड़ के एम जी एच के बराबर आएगा। फिर यहाँ पे फिर हाइट बढ़ेगा, स्पीड कम होगा, और दोनों को जोड़ के एमजीएच के बराबर होगा। और यहाँ पे स्पीड जीरो हो गया, काइनेटिक जीरो हो जाएगा और एमजीएच के बराबर, यानी हर जगह एमजीएच के बराबर होगा। यानी यहाँ पे भी टोटल एनर्जी कितना होगा सर, एमजीएच के ही बराबर होगा। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी बराबर यहाँ वहाँ का काइनेटिक प्लस वहाँ का पोटेंशियल, टोटल कितना होगा सर, एमजीएच के ही बराबर आएगा, एमजीएच के ही बराबर आएगा जो भी है। और काइनेटिक वहाँ पे कितना निकालेंगे सर, काइनेटिक हमको निकालना है, काइनेटिक निकालना है, बट यहाँ पे पोटेंशियल कितना है सर, इस जगह पे पोटेंशियल कितना है, mgh/5। तो बताओ वहाँ पे काइनेटिक कितना होगा, mgh माइनस mgh/5, ऐसे हम लोग के 5 mgh माइनस mgh कितना हो जाएगा, 4 mgh/5। तो इस जगह पे काइनेटिक कितना आ गया सर, 4 mgh/5, और पोटेंशियल कितना है इस जगह पे सर, mgh/5। पोटेंशियल कैसे पता, हाइट पता है तो पोटेंशियल पता है। तो आराम से अब क्या लगाया सर, क्या किए, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाया भाई, किस जगह में, इस जगह में और इस जगह में। क्यों कहते सर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है, कंजर्वेटिव, कौन सा फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। आराम से लगा सकते हो, एक जगह का पोटेंशियल पता है तो उस जगह का काइनेटिक पता कर सकते हो। अगर आपको किसी और जगह का उसका टोटल एनर्जी पता है, क्योंकि किसी और जगह का जो टोटल एनर्जी होगा उस जगह का भी टोटल कितना होगा उतना ही होगा। मान लो ये 100 जूल है, यहाँ पे पोटेंशियल कितना 20 है, तो यहाँ पे काइनेटिक 80 होगा कि नहीं होगा, आराम से निकल जाएगा ना, ठीक है। तो ये सोल्व करके काइनेटिक बाई पोटेंशियल करोगे, mgh से mgh खत्म हो जाएगा, और ये 5 से 5 भी खत्म हो जाएगा, और बचेगा कितना 4:1। कितना आंसर आएगा उसका, 4:1। तो इस तरह का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है।
तो कुछ भी टफ नहीं है, बस आपको सोचना है कि कैसे लगाना, क्या करना है। अब मेरा एक टॉपिक बस छोटा सा बच गया पावर को स्टार्ट करने से पहले, कि कोई बॉडी अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रहेगा, जैसे हम बोले ना कि एक बॉडी h हाइट ऊपर चला गया, यहाँ से h हाइट ऊपर आ गया, तो इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर हो गया, यहाँ का रेफरेंस है तो mgh के बराबर, कितना mgh के बराबर। बट यही ऑब्जेक्ट अगर यही कोई बॉडी अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा, जैसे कोई पोल है, कोई बड़ा सा बॉक्स है, ठीक है, जिसको हम ऐसे करके उठा रहे हैं ऊपर से नीचे से, या कोई पोडियम को ऊपर से हम नीचे उठा रहे हैं, तो वो जो मास पूरा हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अलग अलग मास का पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट में जो अलग अलग आएगा। कोई h हाइट ऊपर गया तो कुछ और हाइट, कुछ और हाइट, कुछ और हाइट। जब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रहेगा और मास अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, तो उसका पूरा का पूरा मास को हम कहाँ मानेंगे, सेंटर ऑफ मास पे मानेंगे, और हम उसका हाइट कहाँ तक देखेंगे, सेंटर ऑफ मास का हाइट देखेंगे, ठीक है। तो वहाँ वो जो सेंटर ऑफ मास का हाइट होगा, मास गुना जी गुना सेंटर ऑफ मास का हाइट ही क्या होगा, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा। इस तरह क्वेश्चन हम कर सकते हैं। स्प्रिंग वगैरह क्वेश्चन, टेबल में कोई स्प्रिंग रहेगा तो स्प्रिंग जो कितना नीचे तक रखोगे स्प्रिंग गिर जाए वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन हम वहाँ पे करेंगे। तो एक और लेक्चर लगेगा, उसके बाद हम पावर पढ़ेंगे। पावर को 2 लेक्चर में निपटाएंगे, यानी और 3 से 4 लेक्चर में टोटल आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको सारा कॉन्सेप्ट हमने बता दिया। उसके बाद जितना क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, जहाँ का भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप पूछ सकते हैं, और मैं भी क्वेश्चन का एक सीरीज लेकर के आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।